तो भाई सभी मित्रों को राम राम। वीकली करंट अफेयर्स आ चुके हैं नवंबर के पार्ट 2 वाले, डिफेंस का। ठीक है, ये हमारी सीरीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीडीएस, एनडीए, एफकेट और उसके साथ साथ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट यानी कि डिफेंस के सारे एग्जामिनेशंस के लिए ये करंट अफेयर की सीरीज बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। करते रहो अच्छे तरीके से, तन मन धन लगा के करोगे तो ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा कि जो इससे बाहर आपको दिख जाए। ठीक है, और उसके साथ साथ मंथली एमसीक्यूज की सीरीज को भी करना ना हो। अब देखो, आप सबको पता है कि डिफेंस उस्ताद पे हम क्या करते हैं। डिफेंस उस्ताद पे हम आपको करवाते हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तो ऑनगोइंग हमारे बैच, एक तो भैया हमारा सीडीएस का चल रहा है। ठीक है, आप कर सकते हो इनरोल करना चाहो तो। और दूसरा सीएपीएफ का चल रहा है। सीएपीएफ का बैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साल में एक बार होने वाला एग्जाम है ना। 7 महीने का बैच है, 1 महीना हमारा हो चुका है। यहाँ पर हम 1-to-1 एवेल्युएशन करते हैं, एक एक कैंडिडेट को सामने बैठा के उसका ऐसे, उसकी रिपोर्ट, उसकी ग्रामर और बाकी सारे एलिमेंट को तरीके से चेक किया जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे अपनी बैच स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा लिमिटेड रखा हुआ, क्योंकि 1-to-1 एवेल्युएशन करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो 8839961158 पर डीएम कीजिए और आप इन दोनों में से किसी भी बैच को इनरोल कर सकते हैं। दोनों की वैलिडिटी 1 साल की रहती है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्लासेस हमारी लाइव भी होती हैं और रिकॉर्डेड क्लास भी दी जाती है भैया, तभी तो वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। ठीक है, चलो अब आते हैं करंट अफेयर्स की बात करेंगे सीधे हम। वर्ल्ड का पहला CO2 से मिथेनॉल प्लांट लॉन्च किया गया है एनटीपीसी के द्वारा विंध्याचल में। ठीक है, एनटीपीसी ने सक्सेसफुल सिंथेसिस CO2 का जो उन्होंने कैप्चर की है, कहाँ से, जो उन्होंने कैप्चर की है फ्लू गैस। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, जो कि आपकी प्रोड्यूस की गई है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर के द्वारा, इसको कन्वर्ट कर दिया है मीथेन मिथेनॉल। ठीक है, तो एनटीपीसी ने अपना पहला इंडिजीनियस मिथेनॉल सिंथेसिस कैटलिस्ट भी भैया डेवलप किया है। ये एक हिस्टोरिक स्टेप आ जाता है कार्बन मैनेजमेंट की फील्ड में। ठीक है, सस्टेनेबल लेवल प्रोडक्शन में। अब मिथेनॉल की बात करें तो मिथेनॉल यानी कि CH3OH ऑल लगा हुआ है ना, तो अल्कोहल की कैटेगरी में आ जाता है। OH ग्रुप यानी कि अल्कोहल को डिनोट करता है। इसको आप मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। मिथाइल अल्कोहल के साथ साथ इसको वुड अल्कोहल का नाम भी दिया जाता है। सिंपलेस्ट अल्कोहल है और कंप्लीटली वाटर के साथ मिल जाती है। क्लियर, कलरलेस, फ्लेमेबल लिक्विड है। ठीक है, डिस्टिंक्टिव ऑर्डर होता है इसका भैया, इथेनॉल के जैसा ही रहता है। इथेनॉल यानी कि जो हमारी ड्रिंकिंग अल्कोहल हो। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया है जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टेटस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन देने से डिनाई कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने की बेंच थी भैया 4-3 की मेजोरिटी के साथ में एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 का जो केस था, जिसमें ये बोला था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम नहीं कर सकती आर्टिकल 30 के शेड्यूल 1 में। क्यों? क्योंकि इसको एक स्टेट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था एएमयू को ना तो मुस्लिम माइनॉरिटीज के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, ना ही एडमिनिस्टर किया जाता है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भैया हमारा, जिसको एएमयू एक्ट 1920 के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। बाद में पार्लियामेंट लेके आई एएमयू अमेंडमेंट एक्ट 1981 और इसमें एएमयू को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, माइनॉरिटी का स्टेटस दी। लेकिन फिर भैया हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माइनॉरिटी स्टेटस एएमयू को 2006 में खत्म कर दिया। सब्सिक्वेंटली जिसको सुप्रीम कोर्ट में 2019 में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस का इशू है आर्टिकल 30 के अंडर में, उसको एक रेगुलर बेंच को रेफर कर दिया और इसके प्रैक्टिकल जो प्रिंसिपल्स थे उसके बेसिस पर जजमेंट आपका दिया गया। अब इसके की हाइलाइट्स क्या आ जाती है, की हाइलाइट्स में कुछ पर्टिकुलर चीजें आ जाती हैं। इसमें उन्होंने ये बोला है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जरूरी नहीं है कि माइनॉरिटी का कंट्रोल हो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उसको माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करार देने के लिए।
उसके साथ साथ ये भी बोला कोर्ट्स क्या है, कोर्ट्स को उस पर्टिकुलर जेनेसिस को ट्रेस करना चाहिए, उस पर्टिकुलर ब्रेन यानी कि उस पर्टिकुलर आइडिया को देखना चाहिए जिसके पीछे इस तरह के इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया है कि भैया क्यों किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम में ही मुस्लिम है तो ऑब्वियस सी बात है ना। और माइनॉरिटी स्टेटस का जो है वो सरेंडर्ड नहीं माना जाएगा, क्योंकि किसी स्टेटस किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को सॉरी ऑर्गेनाइजेशन को इंस्टीट्यूशन को आपने एक पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा जो है STATUT सॉरी इसके द्वारा एस्टेब्लिश किया है, या फिर यूनिवर्सिटी के तौर पे इसको इनकॉर्पोरेशन किया है ना। कम्युनिटीज जो पहले माइनॉरिटी नहीं हुआ करती थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, उनको भी आर्टिकल 30 के सेक्शन 1 में प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है, ये भी सिनेरियो उन्होंने बोला है। फंडामेंटल राइट्स तो भैया आपको पता ही है कि राइट टू माइनॉरिटीज आ जाते हैं टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वही आर्टिकल 30 का सेक्शन 1 बोलता है लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के आधार पे और रिलीजियस माइनॉरिटीज का ये फंडामेंटल राइट है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खुद के चॉइस का एस्टेब्लिश कर सकें और एडमिनिस्टर भी कर सकें। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज नाम का ये जो वर्ड आ जाता है इसको क्लैरिफाई नहीं किया, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट आ जाता है, जो कि इनेक्ट किया गया है ताकि माइनॉरिटीज के एजुकेशनल राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके आर्टिकल 31 को 30 का सेक्शन 1 को फॉलो करके। पहली ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन बोगोटा कोलंबिया में कंडक्ट की गई। ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको आपका होस्ट किया गया कोलंबिया और स्वीडन के द्वारा। ठीक है, पार्टनरशिप थी आपकी यूनिसेफ की, WHO की, यूनाइटेड नेशन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑन एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ठीक है, अब ये जो वायलेंस होता है बच्चों के खिलाफ या चिल्ड्रन मेल ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है इसमें आपके हर तरह के फिजिकल और इमोशनल, स्पेलिंग ही गलत लिख दी, इमोशनल, ठीक है, इल ट्रीटमेंट और आपका सेक्सुअल अब्यूज भी आ जाता है बच्चों का। ठीक है, देखो वायलेंस तो वर्ल्ड की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को, बच्चों की चाइल्ड पॉपुलेशन को अफेक्ट करता ही करता है। उसके साथ साथ एक और पॉइंट आ जाता है कॉर्पोरल पनिशमेंट वाला। कॉर्पोरल पनिशमेंट हर 5 में से 3 बच्चों को अफेक्ट करता है, उनके घरों में मार पिटाई की जाती है। और वायलेंस मैक्सिमम टाइम हिडन रहता है। ठीक है, जो बच्चे आपके अफेक्टेड रहते हैं वो मैक्सिमम टाइम किसी को बताते नहीं है। ठीक है, और सिर्फ 10% को ही WHO या फिर किसी और के अंडर में हेल्प मिल पाती है। उसके बाद आते हैं सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉक्सो कांट बी क्वेश्ड बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, ये चीज भी चिल्ड्रन के सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस को लिया है, केस का नाम है रामजी लाल बैरवा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, एंड अदर्स। इस केस में कहा है कि सेक्सुअल असॉल्ट जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी कि पॉक्सो के अंडर में आपका रहता है। ठीक है, 2012 के अंडर में, उसमें भैया आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप उसको हटा नहीं सकते इस बेसिस पे कि भैया दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू किया है। इस डिसीजन में उन्होंने एक सेक्सुअल असल्ट के केस को पॉक्सो के अंडर में क्या कर दिया था, क्वेश कर दिया था। अब ये जो केस आ जाते हैं ना, ये केस आपके स्पेशल लीव पेटिशन के अंडर में सुने जाते हैं। आर्टिकल 136 कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है, स्पेशल पावर देता है कि वो एक स्पेशल लीव दे सके, है ना, किसी भी अपील के अगेंस्ट में, किसी भी जजमेंट, किसी भी ऑर्डर, किसी भी डिक्री, कोई भी मैटर से रिलेटेड आ जाता है जो कि किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने पास किया। ठीक है, तो अब की ऑब्जर्वेशंस क्या आ जाते हैं, इसमें ये बोला गया है कि ये जो आपका कॉम्प्रोमाइज का सिनेरियो किया जाता है इसको रिजेक्ट किया जाता है ना। कॉम्प्रोमाइज का जो प्रेसिडेंट आपका सेटअप किया गया इसको रिजेक्ट किया जाता है। कोर्ट ने आपका लक्ष्मी नारायण केस का रेफरेंस दिया, 2019 का लक्ष्मी नारायण केस है। इसमें बोला गया कि ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। अगर सोसाइटी के अगेंस्ट में किसी प्रकार का आपका ऑफेंस होता है तो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, भले ही दूसरी पार्टी अगर कॉम्प्रोमाइज करना चाहे तो भी, है ना। इससे जजमेंट ही आपका टोटली खराब हो जाता है। इसके साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाता है, वो जजमेंट आपका आता है सुनील रायकवार
वर्सेस स्टेट, उसमें बोला गया है कि पॉक्सो के केस का सेटलमेंट नहीं किया जा सकता। ये कोई तलाक का मामला नहीं है, ये आपका क्रिमिनल ऑफेंस है ना। किसी का आप मर्डर कर दो फिर बोलो कि भैया सामने वाली पार्टी ने माफ कर दिया, खून के बदले खून, ये आपका मिडिल ईस्ट जैसा सिस्टम यहाँ नहीं चलता। ठीक है। नॉन प्राइवेट नेचर ऑफ ऑफेंस है, ऑफेंस जो है वो नॉन प्राइवेट नेचर का है। कोर्ट ने बोला कि भैया ऐसे जो आपके ऑफेंसेस हैं इनको प्राइवेट मैटर्स के तौर पे डील नहीं किया जा सकता, है ना। इनको कॉम्प्रोमाइज वगैरह नहीं किया जा सकता जैसा आपका ट्रिब्यूनल्स में और लोक अदालत वगैरह में होता है। इसके साथ साथ ये बोला कि इसके सोसाइटल इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप इसको सेटलमेंट के बेसिस पे डिसमिस कर देंगे तो इसके सोसाइटी पे इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा होंगे। कल को कोई भी कुछ कांड कर देगा फिर जाके कॉम्प्रोमाइज कर लेगा नहीं। ठीक है। पॉक्सो एक्ट 2012 की अगर हम बात करते हैं तो ये जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन है जो चाइल्ड सेफ्टी की बात करता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो। ऑफेंडर्स को पनिश करने का काम रहता है, ऑफेंसेस की सिवियरिटी को लेके देखा जाता है और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मामलों को एड्रेस करता है। कोई भी इंडिविजुअल जो 18 साल से कम का है वो आपका चिल्ड्रन की कैटेगरी में आ जाता है। तीन ब्रॉड कैटेगरीज आ जाती है सेक्सुअल ऑफेंसेस की। एक तो रहता है सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, एक रहता है सेक्सुअल हेरेसमेंट और एक रहता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला। ठीक है। 2019 में अमेंडमेंट भी किया गया था, उसमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट जोड़ी गई थी। डेथ पेनल्टी का प्रोविजन भी किया गया था सेक्सुअल क्राइम्स अगर बच्चों के अगेंस्ट किए जाते हैं तो। कमर्शियल कोर्ट्स की बात करेंगे, गवर्नमेंट ने कमेंट्स इनवाइट किए हैं ऑन ड्राफ्ट कमर्शियल कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल 2024 के ऊपर। क्या है ये? इसका सीधा सा एम आता है क्विकर और स्पेशलाइज्ड एडजुडिकेशन कमर्शियल डिस्प्यूट्स का अवेलेबल कराना, कमर्शियल झगड़ों का तुरंत निपटारा करवाना। यानी कि ये ऐसे कमर्शियल व्यापारिक झगड़ों की बात करता है, ऐसे कमर्शियल डिस्प्यूट्स के साथ डील करता है जो कि आपके मर्चेंट्स के बीच में होते हैं। किस नेचर के होते हैं? ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस के मामले के होते हैं। मर्चेंट्स के बीच में बैंकर्स भी आ जाते हैं, उनके बीच में आ जाते हैं। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट और जो आपका इंपोर्ट होता है मर्चेंडाइज का और सर्विसेज का, उससे रिलेटेड भी आ जाता है। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी शामिल किए जाते हैं। तो कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 हमारा आता है जो बोलता है कमर्शियल कोर्ट्स का गठन किया जाना चाहिए। कमर्शियल कोर्ट्स का गठन होगा, कमर्शियल एपिलेट कोर्ट का गठन होगा, कमर्शियल एपिलेट डिवीजन का हाई कोर्ट्स के अंदर में गठन किया जाएगा। इनको गठन किया जाएगा पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा, कंसल्टेशन लिया जाएगा हाई कोर्ट से। ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट का किया जाएगा वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। फिर बात करते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ वो की इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वीन्स ICARNRC इक्वाइन, हरियाणा में इनको WOH का रेफरेंस लेबोरेटरी स्टेटस दिया गया। ये रिकॉग्निशन स्पेसिफिकली इनकी एक्सपर्टीज के लिए दिया गया है इन द इक्वाइन पीरोप्लाज्मोसिस डिसीज के लिए। अब ये जो इक्वाइन पीरोप्लाज्मोसिस रहता है ये बेसिकली टिक की वजह से होता है। छोटे छोटे कीड़े होते हैं, टिक कॉर्न प्रोटोजोआ पैरासाइट्स होते हैं जो कि हॉर्सेस को इफेक्ट करते हैं, डंकीज को करते हैं, म्यूल्स को करते हैं, जीब्रास को करते हैं। इनकी पूरी कैटेगरी को इक्वाइन कहा जाता है। ठीक है। बोवाइन आपका कहा जाता है कैटल्स को, गाय भैंसे वगैरह। ठीक है। इसके साथ साथ फेलाइन आपका रहता है कैट फैमिली के लिए, कैट डॉग फैमिली के लिए रहता है कैनाइन, और इक्वाइन आ जाता है यही आपके घोड़े खच्चर गधे वगैरह वगैरह इन सब के लिए। WH की बात करें, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑब्जेक्टिव आ जाता है एनिमल डिजीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फैलाना, एनिमल हेल्थ को ग्लोबली इंप्रूव करना। 183 मेंबर्स है इंक्लूडिंग इंडिया। हेडक्वार्टर आ जाता है पेरिस, दैट इज इन फ्रांस। फिर अब बात करेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT की। तो स्टाफ की शॉर्टेजेस चल रही है, ऑपरेशनल चैलेंजेस झेलना पड़ रहा है NCLT को, और ये हाईलाइट किया गया है सुप्रीम कोर्ट की एक रिसेंट रूलिंग में। देखो भैया, NCLT यानी कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण क्या है? ये एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी आ जाती है जिसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में एस्टेब्लिश किया गया था। ये कॉरपोरेट झगड़ों को देखती है। कॉरपोरेट जो डिस्प्यूट्स आपके जो सिविल नेचर के होते हैं कंपनीज एक्ट के अंडर में आते हैं उनको देखती है। इसके साथ साथ कंपनी के लॉ मैटर्स,
आर्बिट्रेशन, रिस्ट्रक्चरिंग, वाइंडिंग अप, किसी भी कंपनी को कैसे खत्म किया जाता है, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो प्रोसेसेस आते हैं कंपनीज के, और एलएलपीज के जो आते हैं इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंडर में, ये उसको भी देखते हैं। ठीक है। एनसीएलटी की जो डिसीजंस हैं उनको आप नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट में अपील भी कर सकते हो, और एनसीएलटी के जो भैया हमारे डिसीजंस आ जाते हैं इनको फर्दर सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकते, सुप्रीम कोर्ट पर भी आप अपील कर सकते हो किसी भी पॉइंट ऑफ लॉ के तरीके पे। अगर हम बात करेंगे मानस नेशनल पार्क की, तो एक रिसेंट स्टडी की गई, टाइगर पॉपुलेशन असम के माइनस मानस नेशनल पार्क में आपकी ट्रिपल की जा चुकी है। ठीक है, हो चुकी है। अब देखो भैया, ये जो हमारा इसकी लोकेशन की बात करें तो ये पूरा का पूरा आपका मानस नेशनल पार्क है ना, ये भूटान में भी एक्सटेंडेड है, यानी कि भूटान का भी रॉयल मानस नेशनल पार्क आ जाता है, उसके साथ में मिला हुआ है। ये असम में तो पूरा तकरीबन ये हमारा आ ही जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा उसका एरिया है, तकरीबन इतना इसका एरिया है। ठीक है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे 1988 में घोषित किया था। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर रिवर्स आपकी फ्लो करती हैं, एक का नाम है मानस, एक का नाम है पेकी, जो कि इस सेंचुरी से आपका फ्लो करती हैं, और ये ज्वाइन करती हैं फिर आपकी पर्टिकुलरली ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा को ये ज्वाइन करती हैं। वेजिटेशन की बात करें तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट उगते हैं यहाँ पे, मिक्स्ड और मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट भी उगते हैं यहाँ पे। एल्यूवियल ग्रासलैंड्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये पूरा आपका असम प्लेन वाला इलाका है ना, ब्रह्मपुत्र के साथ जुड़ता हुआ, तो यहाँ एल्यूवियल डिपॉजिट बहुत आता है। यहाँ पे आपको टाइगर मिलेगा, पिग्मी हॉक, इंडियन राइनोसोरस, स्वॉम्प डियर, बंगाल फ्लोरिकैन और इंडियन एलिफेंट भी मिल जाते हैं। फिर हम बात करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि टीआरआई की, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की अथॉरिटी जो है उसको रिस्टोर कर दिया है कि भैया अब आप नोटिस जारी कर सकते हैं, आप ड्यूज को रिकवर भी कर सकते हैं अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962। टीआरआई हमारी एपेक्स एंटी स्मगलिंग एजेंसी आ जाती है इंडिया की, इनकी वर्किंग रहती है सीबीआईसी के अंडर में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंडर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आ जाते हैं। इनका काम है ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना, स्मगलिंग जो रहती है उसको डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, जो भी कॉन्ट्राबैंड आपका छुपा के लाया जाता है ना, और उसके साथ साथ इलिसिट इंटरनेशनल ट्रेड, वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंटली सेंसिटिव आइटम्स जो रहते हैं उनका भी अवैध जो आपका व्यापार हो रहा है उसको रोकना। कमर्शियल फ्रॉड्स के साथ भी ये डील करते हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के साथ जुड़े हैं, और जहां पर कस्टम्स ड्यूटी को इवेड करने की कोशिश की जाती है। एलिलोस की बात की जाएगी तो भैया देखो, एलिलोस का जो मार्केट है ये क्या है, ये एक नेचुरल शुगर अल्टरनेटिव है ना। इसका मार्केट आपका बढ़ता जा रहा है, खासकर साउथ कोरिया में इसके मार्केट का ट्रैक्शन काफी ज्यादा देखा गया है, एक ज्यादा हेल्दियर ऑप्शन के तौर पे। इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, लाइक टी एलिलोज आ जाता है, इसको टी पेसिको भी कहा जाता है। तो एलिलोज एक नेचुरली अकरिंग शुगर है जो कि आपके लो लेवल के फिक्स होते हैं, फिक्स यानी कि अंजीर, अंजीर में पाई जाती है, कीवीज में पाई जाती है, और बाकी कुछ और फ्रूट्स है। कमर्शियली इसको आपका पीट शुगर से ऑब्टेन किया जाता है, कॉर्न से निकाला जाता है, स्पेसिफिक एंजाइम्स वगैरह को निकालने के साथ ही साथ ओवरऑल एलिनोज को देखा जाए तो ये कैलोरीज में काफी ज्यादा लो रहता है। इसमें टेस्ट और टेक्सचर आप देख सकते हैं शुगर के जैसा ही रहता है, ब्लड शुगर कम करता है, वेट लॉस इंकरेज करता है, हेल्थ रिस्क जो हमारे शुगर के साथ साथ आते हैं उनको ये टोटली हटा देता है। विपिन चंद्र पॉल की बात करेंगे, 1858 टू 1932 प्रोमिनेंट क्रांतिकारी रहे हैं, लीडर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के। बर्थ एनिवर्सरी इनकी मनाई गई, इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया 1905 में। इसके साथ साथ एक्सट्रीमिस्ट थे, लाल बाल पाल में से भैया हमारे पाल यही थे। एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म जो राष्ट्रीयवाद का था उस पर इन्होंने फोकस दिया। गांधी जी को अपोज किया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 के दौरान, इस मुद्दे पे कि भैया सेल्फ गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, इनको जेल में डाला गया, और इन्होंने जो है औरबिंदो घोष के खिलाफ सबूत नहीं दिए थे। ठीक है, वंदे मातरम सिटीजन केस में, तो इनको जेल में डाला गया। इसके साथ साथ इनिशियली इन्होंने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया, लेकिन फिर अपना फोकस जो है वेदांत पे कर दिया।
जिसका प्रोपोजिशन आपका स्वामी विवेकानंद ने दिया था। और वैष्णव फिलॉसफी जो श्री चैतन्य की है, महाप्रभु की है, उसको उन्होंने क्या किया, उसको फैलाया। लिटरेरी वर्क्स में न्यू इंडिया आ जाता है, ये एक वीकली जर्नल था। इसके साथ साथ हिंदी रिव्यू आ जाता है, जो कि एक मंथली जर्नल था। न्यू इकोनॉमिक मैनेज ऑफ इंडिया नाम की किताब भी इन्होंने लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी की एसेसिबिलिटी को ह्यूमन और फंडामेंटल राइट बता। पीडब्ल्यूडी, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। 3 जज की बेंच है भैया हमारी सुप्रीम कोर्ट की। केस का नाम है राजीव रतूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि डिसेबल्ड पर्सन्स के जो राइट रहते हैं, कौन से राइट रहते हैं? राइट टू एक्सेस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में जाने का अधिकार, राइट टू एक्सेस सर्विसेज, अलग अलग की तरह की सर्विसेज को एक्सेस करने का अधिकार और अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस करने का अधिकार, ये एक ह्यूमन और फंडामेंटल राइट। ये जो जजमेंट है, ये एक रिपोर्ट के बेसिस पे था, जो सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज के द्वारा आपकी जारी की गई थी, जो कि आज आती है नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के अंडर। ठीक है। और ये सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी की बात करती है। ये जो भैया हमारा सोशल मॉडल है डिसेबिलिटी का, ये फोकस करता है कि जो आपके पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज हैं, इनका इंक्लूजन कैसे किया जाए, इनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, है ना। सोशल बैरियर्स जो हैं उनको कैसे हटाया जाए, उनका फुल पार्टिसिपेशन कैसे आपका इंक्लूड किया जाए। ठीक है, ऐसे सोशल बैरियर्स को हटाया जाए। तो इनको इश्यूज क्या फेस करते हैं? इश्यूज इनको फेस करते हैं एसेसिबिलिटी को लेके, है ना। यानी कि कोर्ट्स में आराम से नहीं आ सकते, प्रिजन्स में आराम से नहीं जा सकते, स्कूल्स, प्रिजन्स की बात इसलिए हंसी आ रही है कि भैया प्रिजन में आराम से कोई नहीं जाता। स्कूल्स जो है आराम से नहीं जा सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आराम से नहीं जा सकते। कोई भी बंदा व्हील चेयर पे है, वो कितना इजीनेस के साथ में किसी भी बिल्डिंग को एक्सेस कर सकता है, ये मेन मुद्दा आ जाता है। इसके साथ साथ इंटरसेक्शनेबिलिटी और कंपाउंडेड डिस्क्रिमिनेशन भी आ जाता है कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज लाइक कास्ट, जेंडर वगैरह भी ओवरलैपिंग कर जाती है इन फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ, तो उसको कंपाउंड डिस्क्रिमिनेशन या मार्जिनलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। और फिर हमारा लीगल फ्रेमवर्क तो आ ही जाता है कि आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 जो है, इसमें मैंडेटरी कंप्लाइंस किया गया है कि भैया आपको कुछ नॉन निगोशिएबल रूल्स को फॉलो करना ही करना पड़ता है। ठीक है। इस पूरे जजमेंट की अगर हम हाइलाइट्स की बात करें, तो इसमें मैं आपको कुछ रूल्स के बारे में बता देता हूं जो कि जरूरी आ जाते हैं। कि हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें रूल 15 की बात की गई है कि रूल 15 जो है, वो आपका जो आरपीडब्ल्यू एक्ट का मैंडेटरी कंप्लायंस है उसके अल्ट्रावायस आ जाता है, उसके अगेंस्ट आ जाता है। कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स की बात भी की है कि भैया कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ असेसिबिलिटी जो है उनको कंसिडर किया जाना चाहिए। कुछ हमारी यूनिवर्सल डिजाइन बनाई जानी चाहिए। ये जो डिजाइन है, ये बिल्डिंग्स में लगाई जानी चाहिए ताकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं वो भी आराम से यहाँ आ सके, जा सकें। असिस्टिव टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होना चाहिए। कोई भी ऐसा बंदा जो फिजिकली डिसेबल है, वो आराम से उस चीज को एक्सेस कर सके। ठीक है। तो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। देखो, इसके साथ साथ इनिशिएटिव्स क्या आ जाते हैं भैया, हमारे इनिशिएटिव्स आ जाते हैं जैसे कि राइट्स बेस्ड अप्रोच। ठीक है। जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में राइट्स दिए गए हैं, उसमें फॉलो किया गया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को। आर्टिकल 19 जो इसका आ जाता है, वो बताता है, अब वो मतलब किस चीज को फॉलो करता है। इसके साथ साथ इंडिया में हमने सुगम्य भारत अभियान भी इसी के रिस्पेक्ट में चलाया है। ठीक है। कुछ हमारी इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी आ जाते हैं। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस उम्मीद राम शर्मा, उसमें राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंडर में राइट टू एक्सेसिबिलिटी दिया गया है। डिसेबल्ड राइट ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, उसमें डायरेक्शंस इस चीज को लेके इंश्योर करने के लिए दी गई है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फिजिकली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, उनको भी रिजर्वेशन वगैरह दिया जाना चाहिए। अब आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 रिपोर्ट को रिलीज किया गया है एफएओ के द्वारा। ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस रिपोर्ट में एम्फेसिस पुट किया गया है वैल्यू ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन का, जो आपका एग्री फूड सिस्टम्स का होना चाहिए। और
इसका जो एस्टिमेट्स वगैरह आपके मतलब बेसिकली जो इसमें फोकस दिया गया है, ठीक है, वो दिया गया है जो हिडन कॉस्ट आ जाती है एग्री फूड सिस्टम्स की। यानी कि भैया खेत से लेके आपके टेबल तक जो खाना आता है उसमें कितनी हिडन कॉस्ट जुड़ी हुई, ठीक है। हिडन कॉस्ट यानी कि एक्सटर्नल कॉस्ट जो आ जाती, जिनको नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कहा जाता है, इकोनॉमिक लॉसेस आते हैं जो बाकी की मार्केट या पॉलिसी फेलियर्स की वजह से आ जाती है। फिर उसके बाद में कंसर्न रेट किए गए हैं डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स इन सम स्टेट। कुछ स्टेट्स में प्रजनन की जो दर है वो कम होती जा रही है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर्स ने कंसर्न्स रेज किए हैं कि लो फर्टिलिटी रेट्स उनके स्टेट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम हो चुकी है इनके स्टेट्स में। अब देखो ओवरऑल अगर आप फर्टिलिटी डेटा की बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 25 का जो हमारा रहा है 2019-21 में, इन्होंने एक टोटल फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन की बात कही थी, ठीक है, कि 2.2 से आपका फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.0 हो गया। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है आपका, इसका मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू वुमेन ड्यूरिंग देयर चाइल्ड बियरिंग ईयर्स। अपने चाइल्ड बियरिंग ईयर्स में जब वो बच्चे पैदा कर सकते हैं तो वो उस दौरान कितने बच्चे पैदा करती, ये एवरेज, ये आपका टोटल फर्टिलिटी रेट आ जाता है, ठीक है। ये भैया हमारा रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी जो है 2.1 उससे भी कम है ना। यानी कि 2.1 पे अगर हमारी फर्टिलिटी रहती है तो हमारी पॉपुलेशन अपना साइज मेंटेन कर सकती है आने वाले बहुत सारे जनरेशन्स में। अब अगर फर्टिलिटी रेट में डिक्रीज होता है तो ये आपकी चीज गड़बड़ा जाएगी। लेकिन ये फर्टिलिटी रेट का डिक्रीज ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्म नहीं है ना। हमारे जो सदर्न स्टेट्स हैं और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स आ जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे नदर्न स्टेट्स या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाते हैं, इनमें एक ज्यादा डिक्रीज देखा गया है। जैसे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात करें तो तमिलनाडु का है आपका वन, नहीं, हाँ, तमिलनाडु का है 1.4, आंध्र प्रदेश का है 1.5, जबकि यूपी का है 2.7 और बिहार का है 3। तो ये डिफरेंस आ जाता है। फैक्टर्स भी बहुत सारे आ जाते हैं। फैमिली प्लानिंग का तो सबसे पहले आ जाता है भैया, अगर आप पंचायत में नारा दो कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर, तो दिक्कत आ जाएगी। यानी कि फैमिली प्लानिंग का इशू है ना। फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज के साथ साथ जो आपका क्या बोलते हैं, ओवरऑल जो सिनेरियो है कि भैया फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, 2 बच्चे पैदा होना चाहिए, है ना। तो ये सारा का सारा इशू बहुत आपका मेजर इशू आ जाता है, ठीक है। एजुकेशनल एम्पावरमेंट कहा जाता है कि वुमेन एजुकेशनली एम्पावर्ड है, लेबर मार्केट में उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ रहा है, तो उससे हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है कि ज्यादा बच्चे पैदा करेंगी तो फिर वो काम करने के उनके जो महीने हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। और लिविंग कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है तो उसकी वजह से लिविंग और हाउसिंग की कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो भी ज्यादा बच्चा पैदा करने के फेवर में नहीं रहता। यूरेशियन ऑटर यानी कि लुट्रा लुट्रा की बात करेंगे। यूरेशियन ऑटर को पुणे महाराष्ट्र में देखा गया है पहली बार, ठीक है। ये देखो ओवरऑल हमारी 3 ऑटर स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं। एक तो रहती है स्मूथ फुटेड ऑटर, दूसरी रहती है स्मॉल क्लाउड ऑटर ऑटर, और तीसरा रहता है यूरेशियन ऑटर। ये यूरोप में फैले हुए हैं, इसके साथ साथ आपको एशिया में मिलेंगे और अफ्रीका में भी मिलेंगे। इंडिया में मोस्टली इनका आना रहता है हिमालय के फुट हिल्स में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। सोलिटरी और नॉक्चुरल क्रिएचर्स अकेले रहते हैं, और उसके साथ साथ नॉक्चुरल का मतलब है रात में सरवाइव करते हैं। अपेक्स प्रेडेटर है रिवर इकोसिस्टम में। रिवर्स इकोसिस्टम में देखा जाए तो ये सबसे टॉप पे आ जाते हैं फूड चेन के, ठीक है। फिश पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं। IUCN ने इनको नियर थ्रेटेंड का स्टेटस दिया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च और इनोवेशन काउंसिल ब्रिक की, तो इसको 1 साल फॉर्मेशन का हो चुका है। इसको स्टेब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में 14 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस को सबस्यूम करने के बाद। ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं सिंपल से, कटिंग एज रिसर्च को बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में प्रमोट करना, नेशनल प्रायोरिटीज के साथ इंक्लूड करके इनोवेशन और ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज के अक्रॉस फैलाना, और इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज और कैपेबिलिटीज को बढ़ाना। फिर बात करेंगे सैलिड बार एक्सट्रीमिज्म की, तो अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। इससे पता चलता है कि सैलिड बार एक्सट्रीमिज्म वेस्टर्न कंट्रीज में फैलता चला जा रहा है। ये एक नए तरह का एक्सट्रीमिज्म है जहां पर प्राइमरी मोटिवेशन वायलेंट अटैक्स के पीछे क्या रहता है, कुछ पर्टिकुलर बिलीफ्स रहते हैं, कुछ पर्टिकुलर
व्यूज रहते हैं रादर देन एक मिली जुली कोहेरेंट आइडियोलॉजी। ठीक है, इसको कंपोजिट एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है, मिक्स्ड अनस्टेबल या फिर अनक्लियर एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है। इसमें मल्टीपल एक्सट्रीमिस्ट एजेंडास एक ही इंसान के दिमाग में रहते हैं, जो आइडियोलॉजीज भी बना सकते हैं, अलायंसेस भी बना सकते हैं। जैसे कि भैया आपके मिसोगिनिस्टिक बंदे आ गए, जो एंटी माइनॉरिटीज आ गए, ठीक है, ये सब मिलजुल के एक साथ हो जाए। एंटी सेमेटिक आइडियोलॉजीज जो रहती हैं ये एक साथ मिलजुल जाती हैं, एक साथ मिलजुल के ये ग्रुप्स बना सकते हैं, है ना। जैसे मोस्टली क्या होता है, जैसे मोस्टली आपका जो इस्लामिक टेररिज्म है और उसके साथ साथ में जो हमारे लेफ्टिस्ट हैं, इनका भी एक गठजोड़ चलता रहता है, सुविधा के संग से आपस में मेलजोल करते रहते हैं, है ना। तो ये आपको वेस्टर्न कंट्रीज में भी देखने को मिलेगा। कनाडा में शूटिंग हुई थी, कहीं मॉल में शूटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और उसके साथ साथ जो आपके लोन वुल्फ अटैक कहते हैं, देखो ये आपके नए नए नाम भले ही दे दिए जाएं, लेकिन कोर में हमें पता है कि क्या है ना। जो लोन वुल्फ अटैक हो रहे हैं, कहीं कारें चढ़ाई जा रही हैं, कहीं कुछ किया जा रहा है, तो ये सब भी बेसिकली उसी के अंडर में आ जाता है। अब भले इसको नया नाम दे दे तो भी। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करते हैं। रिसेंटली यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 रिलीज की गई। 984 इंस्टीट्यूशंस को असेस किया गया, जो कि 25 कंट्रीज में फैले हुए हैं, ईस्टर्न, सदर्न, साउथ ईस्टर्न और सेंट्रल एशिया की। ठीक है, इसको ओवरऑल इसका क्या नाम दिया जाता है, इसका नाम है क्वा, भाई अजीब सा नाम आ जाता तो कई बार ना लेने में भी दिक्कत आती है। क्वास्पेरेली साइमंड्स इसका नाम है। इसमें डेटा एक्सपर्टीज और सॉल्यूशंस की बात की जाती है फॉर द ग्लोबल हायर एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, इंडिकेटर्स में एकेडमिक और एम्प्लॉयर रेपुटेशन देखी जाती है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो देखा जाता है, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क वगैरह आपका इंक्लूड किया जाता है। इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया के 21 इंस्टीट्यूशंस जो है वो टॉप 50 में आ जाते हैं। ठीक है, टॉप अब क्या बोलते हैं 100 में अगर देखा जाए तो आपके 7 इंस्टीट्यूशंस जो है वो आ जाते हैं। अच्छा, इंडिया टॉप 7 में आ जाता, टॉप 100 में आ जाती, माय बैड। ठीक है, इसके साथ साथ आपके 46 ऐसे इंस्टीट्यूशन है 2025 में इंडिया में, जिनमें एक 318% का इंक्रीज देखा गया है एज कम्पेयर टू 2015। यानी कि इंडिया के 46 इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया गया। 2015 के डेटा में 318% इंक्रीज है भैया। आईआईटी दिल्ली जो है हाईएस्ट रैंक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसके बाद में आपका ये 44 पे है, उसके बाद में 48 पे आता है आईआईटी बॉम्बे। कायरो कॉल टू एक्शन की बात करें तो वर्ल्ड अर्बन फोरम आ जाता है, WUF 12th एडिशन इसका कंप्लीट हुआ है, जो कायरो इजिप्ट में किया गया। एडॉप्शन लिया गया 10 पॉइंट कायरो कॉल टू एक्शन का। ठीक है, WUF को स्टेब्लिश किया गया था 2001 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ये यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के अंडर की बॉडी आ जाती है, प्रीमियर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन पे, कि भैया सिटीज को कैसे बसाया जाना चाहिए, है ना, प्रॉपर सिटीज की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, मतलब अर्बन सिनेरियोज के साथ में ये डील करती है। फिर एक्सरसाइज ऑस इंडेक्स की बात करेंगे। रिसेंटली 3rd एडिशन हमारा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। ठीक है, ये आपकी पुणे में कंडक्ट की गई। ये एक एनुअल आपकी क्या बोलते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज आ जाती है, जो कि अल्टरनेटिवली इंडिया में और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट की जाती है। ठीक है, इसका नाम ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रेंड एक्स भी कहा जाता है इसको। ये एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है। 2 फेजेस में इसको कंडक्ट किया जाता है, एक तो आपका रहता है कॉम्बैट कंडीशनिंग और दूसरा रहता है टैक्टिकल ट्रेनिंग फेज एंड वैलिडेशन फेज। मेरे ख्याल से मैंने शायद गलत, नहीं गलत तो नहीं लग रहा भाई, पिक्चर हो सकता है मैंने गलत इस्तेमाल कर दी हो। चलो भाई, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1888 टू 1958 की बात करते हैं। नेशनल एजुकेशन डे ऑनर करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद। नवंबर 11 को मनाया जाता है सन 2008 से। ठीक है, इनका जन्म हुआ मक्का सऊदी अरेबिया में। नोटेड एजुकेशनिस्ट थे, पॉलीग्लॉट भी थे, कई सारे भाषाओं के जानकार भी थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के 1947 से लेकर 1958 तक। तभी भैया हमारी एजुकेशन के ये हाल है। इन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व किया इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1923 में दिल्ली के स्पेशल सेशन में और 1940 में रामगढ़।
प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी भी रहे थे भैया। खिलाफत मूवमेंट 1920 से लेकर 24 के दौरान दांडी मार्च में भी पार्टिसिपेट किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, और मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि यूपी से। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वगैरह को स्टैब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और इनको भारत रत्न भी दिया गया है 1992 में मरणोपरांत। ओके। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया गया है रैंसमवेयर अटैक्स के द्वारा 2023 में। डीओपीडी की रिपोर्ट का ऐसा कहना है। रिपोर्ट के हिसाब से 2023 का जो साल था, इसमें कॉम्प्लेक्स साइबर डिपेंडेंट क्राइम्स नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस वाले किए गए थे। जैसे कि मेलवेयर का अटैक आपका हुआ था आपका एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में, जिसमें डेटा ब्रीचेस किए गए थे। मैसिव डीडीओएस के अटैक भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट वगैरह पे किए गए। डीडीओएस का मतलब रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। ये भैया आपका डीडीओएस रहता है। ठीक है। एक मेलिशियस अटेम्प्ट होता है जिसमें नॉर्मल ट्रैफिक को डिसरप्ट कर दिया जाता है, वेबसाइट को अनअवेलेबल कर दिया जाता है लेजिटिमेट यूजर्स के लिए। और भैया ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर CII क्या है? सेक्शन 70 IT एक्ट 2000 की डिफाइन करती है CII को एक ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स के तौर पे जिसका इनकैपेसिटेशन या जिसका डिस्ट्रक्शन क्या कर देगा, डिलिमिटेटिंग इफेक्ट क्रिएट कर देगा नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी पे। जैसे भैया आपका बैंकिंग है, हेल्थ है, ई गवर्नेंस है, मिलिट्री है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन। इससे पहले साइबर अटैक CII पे हो चुके हैं भैया। आपको एम्स का रैंसमवेयर का अटैक याद ही होगा 2023 का। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट साइबर अटैक 2019 का। ICMR डेटा ब्रीच 2023 का। ठीक है, ये सारे के सारे हो चुके हैं। फिर बात करते हैं जस्टिस संजीव खन्ना ने 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ग्रहण की है। ओथ उनको दिलवाई गई है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में हुई। अब देखो CGI की अपॉइंटमेंट को वैसे तो हम लोग क्वालिटी में पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बता देता हूँ। CGI यानी कि सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है, जिनको इस रोल के लिए फिट कंसिडर किया जाता है, यूजली अपॉइंट कर दिया जाता है CGI के तौर पे, लेकिन रिकमेंडेशन रहती है आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कन्वेंशन 1964 में ब्रीच किया गया, 1973 में भी, 1977 में भी। ठीक है, जब कब ब्रीच किया गया? जब भैया आपके 2 से 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको सुपरसीड करके उनके जूनियर को CJI बना दिया गया। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स रिकमेंडेशंस लेते हैं। वो रिकमेंडेशंस PM के पास जाती है, जो प्रेसिडेंट को इन अपॉइंटमेंट्स के बारे में एडवाइस करते हैं। अब अगर हम आर्टिकल 124 सेक्शन 2 को देखें, तो हर जज जो सुप्रीम कोर्ट का है, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ना। और वो ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक जब तक कि उनकी एज 65 ईयर्स नहीं हो जाती। की रोल की बात करेंगे तो इनको फर्स्ट अमंग द इक्वल्स कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस प्रकाश चंद्र 1997 के केस में कहा था CGI हेड होते हैं जुडिशरी के और लीडरशिप पोजीशन हेल्ड करते हैं, तो उनको आप सुपीरियर जुडिशियल अथॉरिटी का नहीं मान सकते बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, लेकिन बराबर के लोगों में ये इक्वल है। ठीक है, मास्टर ऑफ द रोस्टर यानी कि एक्सक्लूसिव पावर होती है CGI की बेंचेस वगैरह कॉन्स्टिट्यूट करने की। कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस भी आ जाती हैं केसेस सुनने के लिए, है ना। हेड ऑफ द कॉलोजियम, कॉलोजियम सिस्टम जो आपका रहता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए, और जो आपका हायर जुडिशरी के लिए ट्रांसफर्स के मैटर्स आते हैं वो सब भी इनके अंडर में आते हैं। और अपॉइंटमेंट एंड ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि CGI के द्वारा या फिर किसी जज के द्वारा या किसी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के द्वारा जैसा वो चाहे वो अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं ऑफिसर्स एज सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसा आर्टिकल 146 में बताया गया है। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आप सबको पता होगा, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन भेजी जाती है। जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 124 के अंडर में।
सुप्रीम कोर्ट के लिए, और आर्टिकल 217 में आप अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए कॉलेजियम जो रहता है उसमें सीजेआई रहते हैं और 4 बाकी के सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और हाई कोर्ट के लिए जो अब द कॉलेजियम बनता है उसमें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रहते हैं और 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं उस कंसर्न हाई कोर्ट के। कॉलेजियम जो सुप्रीम कोर्ट का है उसमें सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के रहेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024 रिपोर्ट रिलीज की गई है वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स में। पेटेंट की जो फाइलिंग्स है वो आपकी डबल हो चुकी हैं 2018 से 2023 तक, है ना। की फाइंडिंग्स की स्पेसिफिकली बात करें, जैसे पेटेंट्स की बात कर रहे हैं, इंडिया की रैंक 6 आ जाती है ग्लोबली। 64,500 पेटेंट फाइलिंग्स हमने की हैं। कंट्री का पेटेंट टू जीडीपी रेशियो 381 आपका सर्ज हो चुका है, पहले 144 हुआ करता था 2013। ठीक है, ट्रेडमार्क्स की बात अगर हम करें तो इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफिस रहता है उसको सेकंड हाईएस्ट ग्लोबली रैंक किया गया ट्रेडमार्क्स में, और अब इंडिया ट्रेडमार्क फाइलिंग्स में ओवरऑल 4th रैंक पे आ चुकी है। इंडस्ट्रियल डिजाइन फाइलिंग की बात करें तो इंडिया 10th आ जाती है ग्लोबली। 36% इंक्रीज 2023 में देखा गया है। सिग्निफिकेंट ग्रोथ क्रिएटिव डिजाइन्स में भी देखा गया। इंडिया का पहला स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 दिल्ली में कंडक्ट किया गया। इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है डिफेंस स्पेस एजेंसी के द्वारा, जिसका एम है नेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर करना स्पेस की फील्ड में और इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटी को मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ में इंटीग्रेट करना। ठीक है, देखो आपका क्या रहता है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। स्पेस डिफेंस अकाउंट्स जो आपके हैं, ठीक है, ये बेसिकली इसीलिए आपका ये पूरा प्रोविजन आया है कि पोटेंशियल थ्रेट जो स्पेस एसेट्स के मामले में आ जाता है, काइनेटिक, डायरेक्ट एनर्जी, जैमिंग, साइबर वगैरह से रिलेटेड, इनके साथ में डील किया जा सके, काउंटर मेजर्स डेवलप किए जा सके, क्योंकि मिलिट्री नॉन मिलिट्री थ्रेट्स वगैरह से डेवलप हो सकते हैं। नॉन मिलिट्री थ्रेट्स में क्या है, आपका अनकंट्रोल्ड और नेचुरल स्पेस डेब्रिस जो रहता है, रेडिएशन जो आपका रहता है जिसकी वजह से सैटेलाइट सिस्टम वगैरह फेल कर सकता है, इन सब के साथ कैसे डील किया जाए प्लस इसको मिलिट्री के साथ में कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ये इनका बेसिक एम है। ठीक है, मिलिट्री थ्रेट्स की बात करेंगे तो ये कंट्रोल्ड की सेक्टर में आती हैं, जैसे कि साइबर अटैक, यानी कि ऑनबोर्ड आपके सेंसर्स को हैक कर लेना, अपलिंक और डाउनलिंक की जैमिंग, ट्रैफिक ट्रैकिंग ऑपरेशंस वगैरह, एंटी सैटेलाइट वेपन्स भी आते हैं भैया, डायरेक्ट एक्सेंट ASAT, ऑर्बिटल ASAT एंटी सैटेलाइट वेपन्स वगैरह, रेंडिजिवस और प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस, डीऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, डायरेक्टेड एनर्जी अटैक फ्रॉम प्रॉक्सिमिटी, डेटरेंस वगैरह ये सब भी किया जाता है, और सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस भी आ जाता है, हाई रेजोल्यूशन कैमरास, सिंथेटिक अपर्चर रडार्स, इन सबको वेपन डिप्लॉयमेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाना। इंटर स्टेट काउंसिल की बात करेंगे तो इंटर स्टेट काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ये एक ऐसा फोरम आता है जहां पे सेंटर एंड स्टेट्स कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ में। आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा इसका गठन किया गया था 1990 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। चेयरमैन भैया प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, इसमें सारे स्टेट्स के सीएम्स रहते हैं, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके सीएम्स रहते हैं जिनके पास विधानसभाएं हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते हैं यूनियन टेरिटरीज के जिनके पास विधानसभाएं नहीं है। 6 मिनिस्टर्स आपके जो है कैबिनेट रैंक के यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो रहते हैं वो भी नॉमिनेट किए जाते हैं पीएम के द्वारा, जो इसमें ही शामिल रहते हैं। होकरसर वेटलैंड की बात करते हैं तो माइग्रेटरी बर्ड्स होकरसर वेटलैंड में जो आते थे उनका अराइवल आपका एडवर्सली अफेक्टेड हो चुका है कम बारिश की वजह से। ठीक है, अब देखो भैया ये हमारा कहाँ आ जाता है, ये हमारा आ जाता है होकरसर, कहाँ आता है, होकरसर आता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इसको रामसर साइट के तौर पे 2005 में डिजिग्नेशन भी दिया था। परमानेंट यूट्रोफिक लेक है जो कि झेलम रिवर के आपके फ्लड प्लेस में आ जाता है, झेलम का पानी यहाँ तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, श्रीनगर के वेस्ट में आता है। 2 पेरिनियल स्ट्रीम्स हैं
एक तो आपकी दूध गंगा है, ठीक है, और एक है आपकी सुखनाग, वो भैया इसको फीड करती है। ठीक है, ये दो नदियां यहाँ पे जाती हैं। इसके साथ साथ ये एकमात्र ऐसी साइड है जहाँ पर आपके कश्मीर के पुराने रीड बेड्स हैं। ठीक है, मेजर माइग्रेटरी बर्ड्स की स्पीसीज आती हैं, लार्ज इक्रेट, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रैब है, लिटिल कॉर्मोमाइट है, कॉमन शेल डक है, टफ्टेड डक है, इंडेंजर्ड व्हाइट आई पोकार्ड है, जो साइबेरिया वगैरह से आते हैं, चाइना से आते हैं, सेंट्रल एशिया से, नदर यूरोप से आते हैं, वो सब इसी रास्ते से आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में बात करेंगे स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2024 की। तो WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 की जो रिपोर्ट है COP29 की, जो बेसिकली आ जाती है, जो आपका यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट समिट कंडक्ट किया गया है बाकू में, उसके बैकड्रॉप में भैया इसको रिलीज किया है। टेम्परेचर की इसमें बात कही गई है, तो जनवरी से लेके सितंबर 2024 पे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.54 डिग्री सेल्सियस के बेसिस पे प्लस और माइनस रहा है। ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल के आपके आसपास रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस की बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ चुका है, 278 ppm से 420 ppm हो चुका है। 278 ppm आपका 1750 में होता था, 420 ppm 2023 में, 51% इंक्रीज। सी लेवल राइज की बात करें तो 2014-2023 के बीच में ग्लोबल मीन सी लेवल आपका 4.77 mm पर ईयर के बेसिस पे बढ़ा है, जो 1993 से 2002 के बीच में डबल है। ठीक है, और सी आइस के एक्सटेंट की बात करें तो अंटार्कटिक सी जो है वो सेकंड लोएस्ट पाई गई सैटेलाइट रिकॉर्ड में 1979 टू 2024 के बीच में। फिर हम बात करेंगे गोटी कोया या गुटिया ट्राइब की। तो देखो भाई, हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, NCSC है, इन्होंने सेंटर से स्टेट से बोला कि एक डिटेल्ड रिपोर्ट गोटी कोया ट्राइबल्स के बारे में सबमिट कीजिए या दीजिए, है ना। कौन है भैया ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी ट्राइब्स हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से आसपास के स्टेट्स में सेटल्ड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि नक्सल्स के द्वारा जो वायलेंस फैलाया जा रहा है उसकी वजह से। ये अपनी मदर टंग गोंडी बोलते हैं। एक गोंडी आपकी साउथ सेंट्रल द्रविडियन लैंग्वेज है। ठीक है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है हंटिंग, फूड गैदरिंग एंड फिशिंग। फेस्टिवल्स और रिचुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो देवी देवता में यकीन मारते हैं, सनातन धर्म को बिलोंग करते हैं, ये नेचर की पूजा करते हैं। ठीक है, जो इनको खाना देती है, लाइवलीहुड देती है। और मोस्टली ये जो इनके विलेजेस रहते हैं, ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। इनके गांव के हेड को पटेल कहा जाता है। अजरबैजान की बात करते हैं, जिसकी कैपिटल है बाकू। तो 2024 का यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UNFCCCOP29 जो है वो आपका बाकू अजरबैजान में कंडक्ट किया गया। बाकू की बात करें तो भैया इसके नॉर्थ में आ जाता है रशिया। ठीक है, नॉर्थ की तरफ जो है इसका क्या बोलते हैं, रशिया आ जाता है। इसके बाद में यहाँ एक साइड आप देखोगे जॉर्जिया है, अर्मेनिया है। यहाँ पर आप देखोगे तो भैया ईरान जो है वो भी इनसे लगा हुआ है। ठीक है, ये कंट्रीज इनके साथ में लगी हुई हैं। ये छोटा सा सेक्शन अजरबैजान का यहाँ भी आ जाता है, कन्फ्लिक्ट वाला इलाका है ये। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इनका मतलब आर्मेनिया के साथ चलता रहता है। इस इलाके को कहा जाता है नागोर्नो कराबाख रीजन। ठीक है, सराउंडिंग बॉडीज में कैस्पियन सी आ जाता है, इनलैंड सी है, ईस्ट की तरफ आ जाएगा। मेजर रिवर्स में यहाँ फ्लो करती हैं कुरा और अरास रिवर्स। हाईएस्ट पीक इनकी आ जाती है बाजार ड्यूसुयू, जो कि ग्रेटर कॉकेकस रेंज का पार्ट है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में ऑयल और नेचुरल गैस, लेड, जिंक, आयरन, कॉपर वगैरह पाए जाते हैं। अब उसके साथ साथ रक्षा मंत्री का कहना है कि गवर्नमेंट एडेप्टिव डिफेंस को अपना रही है इमर्जिंग चैलेंजेस से डील करने की। यानी कि जो हमारे पारंपरिक ट्रेडिशनल नोशंस हैं, आइडियाज हैं वॉर्स के, वो रिशेप किए जा रहे हैं, है ना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से, इवॉल्विंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से। इसीलिए एडेप्टिव डिफेंस की जरूरत आन पड़ी है नए चैलेंजेस के साथ डील करने के लिए। ये भैया स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती है जहां पर नेशन की मिलिट्री और डिफेंस मैकेनिज्म कंटिन्यूसली इवॉल्व करते हैं।
ताकि जो भी नई इमर्जिंग थ्रेट्स है उनके साथ डील कर सकें। इसके प्रिंसिपल्स में एक ऐसा प्रोएक्टिव माइंडसेट डेवलप करना होता है जो थ्रेट्स को पहले से ही एंटिसिपेट कर ले, ठीक है, अडेप्ट कर ले उनके हिसाब से, इनोवेट कर ले और थ्राइव कर ले अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस में भी, ठीक है। इसके लिए सिचुएशनल अवेयरनेस चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल लेवल रेजिलियंस चाहिए, एजिलिटी चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के साथ। फिर हम आरबीआई और सेबी की बात करेंगे। इन्होंने फ्रेमवर्क्स को इशू किया है फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ एफपीआई टू एफडीआई। करंट रेगुलेशंस में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि एफपीआई जो होते हैं ये मैक्सिमम 10% होल्ड कर सकते हैं किसी भी इंडियन कंपनी की टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का, है ना। यानी कि अमाउंट ऑफ मनी जो किसी कंपनी को रिसीव किया जाता है उसके शेयर होल्डर से इन एक्सचेंज फॉर शेयर। कोई भी आपका जो अमाउंट ऑफ मनी है ना, जो एक कंपनी रिसीव कर रही है, यानी कि ये आपका पैसा है, ये कोई कंपनी आपका रिसीव कर रही है, किसके बदले में किससे रिसीव कर रही है, ये उसको दे रहे हैं शेयर होल्डर्स। क्यों रिसीव कर रही है? क्योंकि इनको शेयर्स नहीं चाहिए, है ना। तो इस 10% कैप को जब एक्सीड किया जाएगा तो ये भैया आपकी एसबीआई की लिमिट को पार कर जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका 10% का कैप अगर आपका क्या बोलते हैं, मतलब देखो मैं कैसे समझाऊं, मैं कई बार थोड़ा खुद में डाउट में आ जाता हूँ, लेकिन चलो मैं बताता हूँ। देखो भैया सीधी सी बात है, अगर आप इस 10% कैप को कवर कवर करते हो, इस 10% कैप को आप पार करते हो जो एफपीआई के लिए लिमिट बता रखी है, तो एफपीआई के पास में दो आपके क्या आ जाते हैं, मौके आ जाते हैं, दो चॉइसेस आ जाते हैं। पहला तो रहता है सेलिंग ऑफ, ठीक है, सरप्लस को डाइवेस्टिंग करना यानी कि सेलिंग ऑफ करना, सरप्लस शेयर्स को बेच देना, या फिर उनको रिक्लासिफाई कर देना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे। अगर एफपीआई को एफडीआई के तौर पे रिक्लासिफाई करना चाहती है तो एफपीआई जो है उसको पर्टिकुलर ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि आरबीआई के जो नए ऑपरेशनल फ्रेमवर्क आ जाते हैं कि एफपीआई को अगर एफडीआई क्लासिफाई किया जाए तो फिर क्या किया जाएगा। ये जो फैसिलिटी है रिक्लासिफिकेशन की, ये आपके कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में नहीं की जा सकती जिनको एफडीआई के लिए अलाउ नहीं किया है, जैसे चिट फंड्स हो गए, आपके गैम्बलिंग वगैरह हो गई। और एफपीआई के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना, इनको गवर्नमेंट का अप्रूवल भी चाहिए होता है, खासकर लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज से जो हमारी सीमाओं से लगी हुई हैं, और जहां पर इंडियन इन्वेस्टी कंपनी कंकरेंस भी चाहिए होता है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी चाहिए होता है। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका पर्टिकुलर एंट्री रूट के लिए होना चाहिए। सेक्टरल कैप्स जो आपके सेक्टर वाइज इसमें कैप्स लगाए जाते हैं, लिमिट्स लगाई जाती हैं, उनको भी फॉलो किया जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट लिमिट भी फॉलो की जानी चाहिए। प्राइसिंग गाइडलाइंस हो गया या बाकी जो भी अटेंडेंट कंडीशंस एफडीआई के लिए रूल्स के अंडर में की गई हैं वो भी आपकी फॉलो की जानी चाहिए। मैं सिंपल सी बात इतनी बता रहा हूँ कि अगर आपको एफपीआई से एफडीआई में कन्वर्ट करना है तो फिर आप क्या करेंगे, है। एफपीआई का अगर क्लासिफिकेशन किया जाना है तो वो आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो भैया मोड ऑफ पेमेंट और रिपोर्टिंग ऑफ नॉन टैप्ड इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन आता है, ठीक है, एफईएमआर 2019 आता है, उसको भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली आपके रूल्स कुछ इस प्रकार से कर दिए गए हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेना थोड़ा सा आसान हो गया है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है एफपीआई को कि वो ज्यादा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उनको क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी भी दी गई है फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव में। ये ओवरऑल आप इसको समझ लो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई के तौर पे होता है, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके द्वारा, है ना। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, एनआरआईज, पीआईओज और पीएफआईज भी करते हैं। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आपके सेबी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, और ये सब चीजें आपकी आई जाती है, ठीक है। एफडीआई हम सबको पता है, एफडीआई में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर क्या कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में एक हिस्सेदारी ले लेता है, स्टेक ले लेता है ना। किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रोजेक्ट में जो किसी इन्वेस्टर के द्वारा प्रमोट किया गया है, इंस्टीट्यूशन के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमोट किया गया, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और ये नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो रहता है, जो डेप्थ क्रिएट नहीं करता है। एफडीआई की अप्रूवल रूट की बात करें तो ऑटोमेटिक रूट जो रहता है इसमें नॉन रेसिडेंट या इंडियन कंपनी को कोई अप्रूवल गवर्नमेंट से नहीं चाहिए होता। और गवर्नमेंट रूट यानी कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका गवर्नमेंट रूट के द्वारा किया जाता है, इसमें रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट के थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कोई डाउट हो तो भैया कमेंट में पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूँ। अब नीति आयोग जो है
उन्होंने इंडिया की मेंबरशिप के लिए पिच किया है, आरसीईपी के लिए और सीपीटीपीपी के लिए। उन्होंने हाईलाइट किया है कि इंडिया कुछ ऐसी कंट्रीज में आ जाते हैं जो लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट्स के पार्ट नहीं है, जैसे कि आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और सीपीटीपीपी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये जो एग्रीमेंट है इनका एम रहता है ट्रेड बैरियर्स को हटाना, रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट करना, रेसिप्रोकल यानी कि एक से दूसरे के प्रति कैसे, टैरिफ का फैसिलिटेशन करना, म्यूचुअल टैरिफ का हटा देना, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि भैया आप एक दूसरे के साथ बिजनेस काफी अच्छे तरीके से कर सकें। जैसे अगर हम आरसीईपी की बात करते हैं तो इसमें 10 आसियान मेंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम, ये सारे के सारे भैया आपके आरसीईपी में आ जाते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। अब यहाँ पे इनके 6 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स भी आ जाते हैं। फिर 6 फ्री ट्रेड पार्टनर एग्रीमेंट्स में इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी आ जाता है, ठीक है। ठीक है। और क्या था भैया, और क्या था इसका? हाँ, इंडिया ने इनकी निगोशिएशन से 2019 में आपके हाथ पीछे खींच लिए थे। सीपीटीटी की बात करें तो भैया ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ जाते हैं 11 देशों के बीच में। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनई है, कनाडा है, आपका चाइना आ जाता है, जापान आ जाता है, मलेशिया आ जाता है, सिंगापुर आ जाता है, वियतनाम आ जाता है, पेरू आ जाता है, मैक्सिको आ जाता है, और उसके साथ साथ भैया बचा हमारा न्यूजीलैंड। ये सारे के सारे आ जाते हैं। ये सारे के सारे आपके सीपीटीपीपी में है, ठीक है। ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग ब्रुनेई, ये आपके आरसीपी में है, प्लस आपके जो पार्टनर्स आ जाते हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है। यूएसएमसीए में आपका सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही जो है वो आ जाता है, और सॉरी कनाडा और मैक्सिको आ जाता है। सुभाषिनी रिवर की बात करेंगे जिसको गोल्ड रिवर कहा जाता है। कहाँ गई भैया, ये रही सुभाषिनी, ठीक है। ये लोअर सुभाषिनी है। 2000 मेगावाट का सुभाषिनी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सुभाषिनी रिवर पर अरुणाचल प्रदेश असम बॉर्डर में बनाया जा रहा है। उसको कमीशन किया जाएगा, यहाँ कहीं बनेगा ये, ठीक है। सुभाषिनी की बात करें तो ये ट्रांस हिमालयन रिवर है जो वेस्टर्न पार्ट पे ओरिजिनेट होती है माउंट पोरोम पे, ठीक है, तिब्बतन हिमालयस के पास में। ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में मीरी हिल्स के पास एंटर करती है। ये राइट नदन बैंक और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी आ जाती है ब्रह्मपुत्र की, ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को असम के पास में मजूली आइलैंड्स के पास में ये ज्वाइन करती है, ठीक। और उसके साथ साथ मजूली तो आपको पता है लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है एशिया। थोरियम की बात करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक जीईवी का पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाना चाह रहे हैं ताकि इंडिया के थोरियम रिजर्व्स को न्यूक्लियर फील्ड में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। अब ये जो HEV यानी कि हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर, जिनको 1 GeV का डिजिग्नेशन दिया जाता है, इनसे आपके न्यूट्रॉन्स बनाए जाते हैं ताकि यूरेनियम 233 की ब्रीडिंग की जा सके क्रोमियम से, है ना। अब U233 यूरेनियम 233 एक फिजाइल मटेरियल है जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। पर यूनिट मास ऑफ माइट मटेरियल के बेसिस पे थोरियम क्या कर सकता है, नेचुरल यूरेनियम के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। थोरियम यूरेनियम से ज्यादा एबंडेंट भी मिलता है, लेस हार्मफुल वेस्ट का यूरेनियम के कंपैरिजन में देता भी है, और उसके साथ साथ इसके जो मोनाजाइट सैंड्स होते हैं उसमें 10 से 12% के थोरियम डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। होम मिनिस्ट्री जो है वो फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) की आपकी उसने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। तो CISF एक आर्म फोर्स है यूनियन ऑफ इंडिया की, जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 1968 के अंडर में बनाई गई। CISF एकमात्र ऐसी फोर्स है जिनका कस्टमाइज और डेडिकेटेड फायर विंग भी है, ठीक है। ये सिक्योरिटीज प्रोवाइड करते हैं प्रीमाइसिस स्टाफ को, अलोंग विद द सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड एस्टेब्लिशमेंट। स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इन सबको। और जो प्रोटेक्टेड पर्सन होते हैं जिनको Z+, Z, X, Y इन सब कैटेगरीज में रखा जाता है। तो भैया सीधी सी बात है, अगर आपको CISF ज्वाइन करना है असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे, यानी कि तलवार लेके चलना है, तो CAPF AC 2025 का एग्जाम दे देना। और प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन करने के लिए डिफेंस स्टाफ का ऑनगोइंग बैच है, 7 महीने का बैच है, ऑटोमेटिकली सॉरी
हमारा एक महीना जो है वो कवर हो चुका है। बाकी के महीनों के लिए अगर आपको इनरोल करना हो, प्लस इस एक महीना जो हमारा कवर हुआ है उसका भी कंपोनेंट पूरा पूरा कवर किया जाएगा। आपको लाइव क्लासेस हमारी होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं। ये सारा का सारा प्रोविजन आपको मिल जाएगा। अभी भी आपके पास टाइम है, 6-7 महीने अगर आप देते हैं इस एग्जाम को तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ज्वाइन करना हो तो भैया डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनएफआरए की बात करें, एनएफआरए ने रिकमेंड किया है कि स्टैंडर्ड्स को आप रिवाइज कर दीजिए। किसकी स्टैंडर्ड्स को? ऑडिटिंग के। ठीक है, यानी कि इनको हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड ISA 600 के साथ में कंफर्म करना है। भैया नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को 2018 में बनाया गया था, सेक्शन 132(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करके। इनका ऑब्जेक्टिव आ जाता है सारे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंडिया में इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फंक्शंस आ जाते हैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पॉलिसीज को रिकमेंड करना, स्टैंडर्ड्स को रिकमेंड करना और मॉनिटर करना, इन्फोर्स करना, कंप्लायंस को ओवरसी करना, ओवरऑल सर्विस क्वालिटी। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करें, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने डेटा को रिलीज किया है अक्टूबर 2023 से लेके 2024 तक इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भैया हमारी जो है वो आपकी 24.2 गीगावाट के बेसिस पे इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल 13.5% का इंक्रीज देखा गया है, जो कि अब 203 पहुंच चुकी है। ओवरऑल कितनी पहुंच चुकी है? 203 गीगावाट आपकी पहुंच चुकी है अक्टूबर 2024 के हिसाब से। टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी जिसमें न्यूक्लियर को भी इंक्लूड किया है वो आपकी 211 गीगावाट पहुंच चुकी है 2024 के हिसाब से। 23 में 184 थी। इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी की बात अगर हम करें, सोलर कैपेसिटी की सिर्फ बात की जाएगी तो भैया वो हमारी 92 पहुंच चुकी है, 2023 में 72 थी। इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी की बात करें तो 47 गीगावाट है, पहले 44 हुआ करती थी। लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी की बात करें तो वो भैया हमारे 46 एंड 8 गीगावाट आ जाते हैं। फिर रशिया की बात करेंगे जिसकी कैपिटल है मॉस्को। भैया बहुत किनारे में है मॉस्को इनका। चलो ठीक है। इंडिया पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रशियन फेडरेशन के वो इंडिया आए। उन्होंने 25th सेशन इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन IRIGCTEC अटेंड किया। और रशिया जो है ये ईस्टर्न यूरोप में भी आ जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका एशिया, नगन एशिया का जो पार्ट है वो भी इसका ही जाता है। लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की लैंड एरिया के बेसिस पे। बॉर्डरिंग कंट्रीज में आप देखेंगे तो बॉर्डरिंग कंट्रीज में इनके नॉर्वे है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ये फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लैटविया है, लिथुवेनिया है। ठीक है, और पोलैंड जो है आपका, पोलैंड भी आ ही जाता है। पोलैंड का एक इंक्लेव आ जाता है। ठीक है, रशिया का एक बेसिकली इंक्लेव नहीं एक्सक्लेव आ जाता है, एक आउटर बाउंड्री है। इसको कहा जाता है कलिनग्रैड ओब्लास्ट। ये पोलैंड के आसपास लाई करता है। उसके बाद बेलारूस आ जाता है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है वेस्ट में। नीचे की तरफ देखोगे तो भैया कजाकिस्तान है और चाइना तो भैया है ही है। चाइना के साथ साथ यहाँ मंगोलिया है, चाइना है और नॉर्थ कोरिया जो है साउथ में भैया, यहाँ नॉर्थ कोरिया भी आ जाता है। ये सारी की सारी कंट्रीज के साथ में लगा हुआ है। ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच की जो बाउंड्री है वो आपकी आ जाती है ओरल माउंटेन्स की। ठीक है, हाईएस्ट पीक है यहाँ की एल्ब्रस। रिवर्स में आती हैं डिनाइपर, वोल्गा, और लेक आता है ओनेगा, लेक बैकाल भी आता है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड का। और उसके साथ साथ यूएसए के साथ में जो इनकी बाउंड्रीज है, यहाँ आता है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट आता है। बॉर्डरिंग एरियाज में के आते हैं बाल्टिक सी है, कैस्पियन सी है, ओकोटस्क है, ब्लैक सी है, और ऊपर की तरफ आ जाता है आर्कटिक ओशन है। अब देखो भैया क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पैन इंडिया गाइडलाइंस, ऑल ओवर इंडिया की गाइडलाइंस जारी की हैं कि इलीगल डिमोलिशन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का होता है उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। ठीक है, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का हवाला दिया है। ठीक है, अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल किया है आर्टिकल 142 के अंडर में इन गाइडलाइंस को इशू करने के लिए।
हालांकि ये जो गाइडलाइंस ऑफ प्रोटेक्शन है ये आपकी इंक्रोचमेंट वाले एरियाज को कवर नहीं करती, कि अगर आपने पब्लिक सरकारी जमीन पे अवैध अतिक्रमण किया हो, अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स बनाए हो, विवादित ढांचे बनाए हो, है ना, किसी प्रकार का आपने इधर उधर का कुछ भी खड़ा कर लिया है, यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर आपने ढांचा वगैरह खड़ा कर लिया है, तो उसको सरकार गिरा सकती है। ठीक है, देखो कंसर्न्स क्या आ जाते हैं इलीगल डेमोलिशन के, प्राइवेट प्रॉपर्टी के। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए, अगर किसी के घर को गिराया जाता है, ठीक है, स्टेट के द्वारा सिर्फ एक्विजिशन पे, तो वो गलत है, इन्होंने बोला उसके अगेंस्ट है। यानी कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी कर रहा है। राइट टू शेल्टर आपका आर्टिकल 21 के अंडर में आ जा। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं, उन्होंने बोला है कि भैया प्रायर नोटिस दिया जाना चाहिए। डेमोलिशन आपका हाउस ओनर का जब किया जाता है, डेमोलिशन किया जाता है, तो उसका नोटिस हाउस ओनर को, मालिक को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा दिया जाना चाहिए। अनऑथराइज के कंस्ट्रक्शन का नेचर बताना चाहिए, डिटेल्स बतानी चाहिए, कौन सी चीजों का वायलेशन किया है। अगर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बंदे ने किया है तो 15 दिन का नोटिस पहले दिया जाएगा रेसिडेंट्स को, कि भैया आप अपना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हटा लीजिए या फिर कोई दूसरी जगह ढूंढ रहने के लिए ढूंढ लीजिए। जो अपॉर्चुनिटी रहती है पर्सनल हियरिंग की, वो भी अक्यूज को दी जानी चाहिए डिजिग्नेटेड अथॉरिटी के द्वारा। और पर्सनल लायबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स, यानी कि आपके कोर्ट का ऑर्डर का वायलेशन होता है तो ऑफिशियल्स की पर्सनल लायबिलिटी तय की जाएगी। वीडियोग्राफी और ड्यू रिपोर्ट, यानी कि डेमोलिशंस को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए वीडियो में, और एविडेंस के तौर पे भैया आप उसको प्रस्तुत भी कर सकते हैं अगर चैलेंज किया जाता है उसकी लीगैलिटी को। एक रिपोर्ट एक्चुअल डिमोलिशन की जो है वो म्युनिसिपल कमिश्नर के द्वारा पहले से तैयार भी रखनी चाहिए। अब ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, ये आपका फ्रेंच जुरिस्ट मोंटेस्क्यू ने दिया था। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है जो तीन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव यानी कि जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कि भैया हमारे मंत्रीगण वगैरह, और जुडिशरी यानी कि कोर्ट कचहरी वगैरह, ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा इनकी पावर्स के बीच में। यूएस सेपरेशन ऑफ पावर को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, ठीक है, लेकिन इंडिया में ये भैया उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। अब स्पीक ऑफ द क्रायोस्फीयर 2024 लॉस्ट आइस ग्लोबल डैमेज रिपोर्ट रिलीज की गई है। इस रिपोर्ट को आपका कोऑर्डिनेट किया गया है इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, यानी कि आईसीसीआई के द्वारा। क्रायोस्फीयर क्या होता है भैया, पता चल रहा होगा, बर्फ वगैरह। क्रायोस्फीयर यानी कि स्नो और आइस वाले एरियाज जो अर्थ पर आ जाते हैं, है ना, यानी कि इनका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है करीबन 12 महीने, इतना तो रहता ही रहता है। और ऐसे एरियाज जहाँ पर कॉन्टिनेंट्स के ऊपर आइस की शीट्स आ जाती, ठीक है, आइस की शीट, आइस कैप्स, ग्लेशियर, परमाफ्रॉस्ट वगैरह, जैसे कि ग्रीनलैंड हो गया, अंटार्कटिक हो गया, हिंदू कुश हिमालय वगैरह, ये सारे के एरियाज आ जाते हैं। इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने बोला है कि जो आइस शीट्स हैं इनके लॉस में एक्सीलरेशन दिखा है ना। ग्रीनलैंड की जो आइस की शीट है वो 30 मिलियन टन आइस पर आर की बेसिस पे वो अपनी खो रहे हैं। आइस शेल्फ्स जो नदर्न ग्रीनलैंड के आ जाते हैं 35% उनका टोटल वॉल्यूम 1978 के बेसिस पे कम हो चुका है। इसी की वजह से समुद्र के लेवल में एक बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। रेट ऑफ ग्लोबल सी लेवल राइज जो है पिछले 30 सालों में डबल हो चुका है, और करंट ट्रेंड्स के हिसाब से ये आपका 2050 तक 6.5 mm पर ईयर की बेसिस पे बढ़ जाए। मेल्टिंग ग्लेशियर्स, वेनेजुएला आपका पहला ऐसा देश भी बन गया है, ठीक है, और सॉरी, वेनेजुएला ने अभी ज्वाइन किया है, इससे पहले स्लोवेनिया था। ये ऐसे दो देश हैं जिन्होंने अपने फाइनल ग्लेशियर्स को मॉडर्न टाइम्स में खो दिया है, सारे ग्लेशियर्स इनके चले गए, ठीक है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2024 की लिस्ट निकाली है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक्स टी सिप्स की। तो इसमें हमारा एसबीआई आ जाता है, एचडीएफसी बैंक आ जाता है, आईसीसीआई बैंक आ जाता है। इन तीनों बैंक्स को टी सिप्स की लिस्ट में कंटिन्यू किया गया है आरबीआई की लिस्ट में, ठीक है। टी सिप्स डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक्स होते क्या हैं, ये सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट होते हैं अपने साइज की वजह से, क्रॉस जुरिस्डिक्शनल एक्टिविटीज की वजह से, कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट और इंटरकनेक्शन की वजह से। यानी कि इन बैंक्स को रखा जाता है टू बिग टू फेल की कैटेगरी में। इतने बड़े हैं कि भैया ये फेल नहीं हो सकते, फेल होना भी नहीं चाहिए। अगर ये फेल हो गए तो सिग्निफिकेंट डिसरप्शन आएगा एसेंशियल सर्विसेज में, बैंकिंग सिस्टम में, ओवरऑल अर्थव्यवस्था।
अब देखो इनके डिक्लेरेशन की बात करें तो डीसिप फ्रेमवर्क आरबीआई का 2014 में आया। इस फ्रेमवर्क को बनाया गया था बेसल कमेटी के क्या बोलते हैं रिकमेंडेशंस पे ऑन बैंकिंग सुपरविजन फ्रेमवर्क। बैंक्स जिनका एक पर्टिकुलर साइज होता है ना, जिनका जीडीपी के 2% के आसपास का साइज रहता है, वो भैया आपकी इस कैटेगरी में डीसिप की लिस्ट में डाले जा सकते हैं। बैंक्स को 5 बेसिकली बकेट्स के अंडर भी डाला जाता है, 5 कैटेगरीज में डाला जाता है। एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर 1 जिसको कहा जाता है CET1 रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इनके रिस्क वेटेड एसेट्स वगैरह काउंट किए जाते हैं। मगर कोई मतलब बकेट 1 बेसिकली आपकी लोएस्ट CET1 की कैटेगरी जिसने मेंटेन की है। बकेट 5 का मतलब होता है इनको हाईएस्ट मेंटेन करना है। अगर कोई फॉरेन बैंक आपका जिसकी ब्रांच प्रेजेंस इंडिया में आती है, उसको ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की कैटेगरी में रखा जाता है, जीसिप। इसको एडिशनल CET1 मेंटेन करना पड़ता है और उसके साथ साथ कैपिटल सरचार्ज वगैरह। फाइनल आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रहता है, FSB जो रहता है, वो आपकी जीसिप्स की लिस्ट को रिलीज करता है। ठीक है, फिर हम साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है सेनेटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ पोस्ट आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स BE स्टैटिस्टिक्स। 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस ने एक नई अप्रोच प्रपोज की थी पार्टिकल्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, फोटॉन्स को समझने के लिए, जो कि क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड थी। उनका कोलैबोरेशन था अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ में, इससे PE स्टैटिस्टिक्स के पोस्टुलेट्स आए। PE स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डिस्क्राइब कर दी है कि किस तरीके से अब कलेक्शन ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग और इंडिस्टिंग्विशेबल जो पार्टिकल्स होते हैं, वो आपका डिस्क्रीट एनर्जी को ऑक्यूपाई कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। सिंपल शब्द में कहा जाए कैसे आपके पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खुद को अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स में। ठीक है, पार्टिकल्स जो PE स्टैटिस्टिक्स को अबे करते हैं उनको बोसॉन्स कहा जाता है। वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उसका नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे रखा गया। बोसॉन्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनकी इंटीजर वैल्यूज आपकी 0 1 2 के स्पिन में रहती है, जैसे कि फोटोन ग्लूकॉन वगैरह। ठीक है, अगर हम PE स्टैटिस्टिक्स के ओवरऑल सिग्निफिकेंस या रिलेवेंस की बात करें तो इन्होंने क्वांटम रेवोल्यूशन को इनेबल किया 20th सेंचुरी में, जिसकी वजह से लेजर्स, ट्रांजिस्टर्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRIs वगैरह, सेमीकंडक्टर्स वगैरह अस्तित्व में आए। सेकंड रेवोल्यूशन आपका आता है क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग की फील्ड में, है ना। और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसको पोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है, PEC, ये एक स्टेट ऑफ मैटर है, वो तब बनती है जब पार्टिकल्स आपके एब्सोल्यूट जीरो के आसपास कूल्ड किए जाते हैं, 0 केल्विन पे या -237 पे। उसके बाद रिपोर्ट आती है म्युनिसिपल फाइनेंसेस पे जो रिलीज की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा। इसमें बजटरी डेटा को एनालाइज किया गया है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को दिया जाता है। अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया गया है, चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया है, मेजर्स बताए गए हैं इनकी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे एक आता है लो रेवेन्यू कलेक्शन। म्युनिसिपल कम्युनिटीज सॉरी कॉर्पोरेशन जो है आपके, ये तकरीबन सिर्फ 0.6% GDP रेवेन्यू के बेसिस पे जनरेट कर पा रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 9.2 और स्टेट गवर्नमेंट का 14.6 से काफी कम है। ठीक है, इसके साथ साथ हैवी रिलायंस है इनका ट्रांसफर्स पे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ट्रांसफर्स के बेसिस पे टिके हुए हैं। इनको ग्रांट्स दिए जाते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, जो कि 24% या 20% की बेसिस पे बढ़ चुका है। इसके साथ साथ म्युनिसिपल बोरोइंग्स यानी कि पैसा भी काफी उधार लेते हैं ये। ठीक है, अब इनके रेवेन्यू सोर्सेज की बात की जाए, इनको अर्बन लोकल बॉडीज की फील्ड में डाला जाता है। इनके खुद के सोर्सेज होते हैं, हाउस टैक्स वगैरह, इन सबसे पैसा मिलता है। टैक्स पर्टिकुलर रेवेन्यू आपके आ जाते हैं, यही क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स वगैरह, ये सब नॉट टैक्स रेवेन्यूज आ जाते हैं इनके। यूजर चार्ज, डेवलपमेंट रिलेटेड चार्जेस आ जाते हैं, असाइंड रेवेन्यू आ जाते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स, GST वगैरह जब लोकल बॉडीज को तरह लगाया जाता है, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह। ग्रांट्स इन एड यानी कि सेंटर और स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा दिया जाता है, डिवोल्यूशन आता है इन्हें। ग्रांट्स दिए जाते हैं SBM के अंडर में, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन के अंडर में दिए जा रहे हैं, और लोन लेते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से और बैंक्स वगैरह से। एक्सरसाइज द्रव शक्ति की बात करेंगे, ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच का। ठीक है, काउंटर टेररिज्म से डील करने के लिए। और एक्सरसाइज आती है पूर्वी प्रहार, हाई इंटेंसिटी ट्राई
सर्विसेज एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की जा रही है। कॉम्बैट इफेक्टिवनेस बढ़ानी है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, ठीक है, इंटीग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशंस माउंटेनियस टेरेन में करे जाने के लिए। उमंग की बात करेंगे तो उमंग यानी कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, 7 साल हो चुके हैं भैया इसके, ठीक है। 70 मिलियन यूजर्स बेनिफिट भी कर रहे हैं इसकी सर्विसेज से। इसको डेवलप किया गया था मेटी के द्वारा, ठीक है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आपका आ जाता है NEGD, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मोबाइल गवर्नेंस को इंडिया में बढ़ाने के लिए। ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म देता है इंडियन सिटीजन्स को, ताकि आप ऑल ओवर इंडिया की ई गवर्नमेंट की सर्विसेज को अवेल कर सकें, सेंट्रल से लेकर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज तक, जैसे कि पासपोर्ट सेवा, पेंशन सर्विसेज, वेदर फोरकास्ट वगैरह। फिर हम DAP की बात करेंगे, डायमोनियम फॉस्फेट की। तो रिसेंटली पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं, उन्होंने एक शॉर्टेज को देखा जो फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, DAP से रिलेटेड, डायमोनियम फॉस्फेट, है ना। ये तो कॉमन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हाई कंसेंट्रेशन से बनता है। एक तो रहता है फॉस्फेट और दूसरा रहता है इसमें नाइट्रोजन, जो प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स है, हाईली सॉल्युबल होता है, सॉइल में बहुत तेजी के साथ घुल जाता है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 1992 के बाद से सरकार ने इसको डी कंट्रोल कर दिया है। सरकार इस पे बहुत ज्यादा रेगुलेशंस नहीं लगा। DAP फर्टिलाइजर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे देखी जाती है। बस सरकार इसका डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर करती है, इसके अवेलेबिलिटी को देखती है स्टेट लेवल पे, सेंट्रल बाकी के लेवल पे। स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है मैन्युफैक्चरर्स के साथ, इंपोर्टर्स के साथ, और फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट अपने अंडर में इसको करवाती है, ठीक है। फिर बात करेंगे गाइडलाइंस फॉर कोचिंग सेक्टर। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA जो है, उन्होंने गाइडलाइंस को इशू किया है ताकि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कोचिंग सेक्टर में ना प्रिवेल हो सके। एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट किया है कोचिंग सेंटर्स को कि भैया फॉल्स क्लेम मत करें, ठीक है, मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशंस क्वालिटी के ना दें, क्रिएशन ऑफ फॉल्स अर्जेंसी की भैया लिमिटेड सीट्स हैं बैच में, फोमो क्रिएट ना करें, तुरंत भैया आपका प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा। CDS में भी भैया इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे कुछ भैया लोग करते हैं। एग्जेजरेटेड डिमांड वगैरह ना करें, डिमांड को बढ़ा चढ़ा के ना बताएं। वायलेशन अगर इन गाइडलाइंस के होंगे तो उनको कॉन्ट्रवेंशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर में काउंट किया जाएगा। CCPA को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर में इस्टेब्लिश किया गया है, जो मैटर्स को रेगुलेट करते हैं, जो कि कंज्यूमर्स के वायलेशन, राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड आ जाते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं, फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के केसेस में आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं फिलीपींस, जिसकी कैपिटल है मनीला। तो इंडिया और फिलीपींस ने एक लोगो अनवेल किया है, उनके डिप्लोमेटिक टाइज को 75 साल हो चुके। इसकी लोकेशन है साउथ ईस्ट एशिया का एक आइलैंड कंट्री है। वाटर बॉडीज की बात करेंगे, साउथ चाइना सी जो है, साउथ चाइना सी इनके वेस्ट में आ जाता है, ठीक है। पैसिफिक ओशन इनके ईस्ट में आ जाता है। सुलू और सेलिबियस सी जो है ये इनके साउथ में आता है। सुलू और उसके साथ साथ में सेलिबेस सी, ये इनके साउथ में आता है, और पाशी चैनल जो है ये इनके नॉर्थ में आता है, ठीक है। 3 मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं। सबसे पहले नॉर्थ में आपका लुजोन है, ठीक है, उसके साथ साथ में बिसयास जो है ये आपका मिडिल में आ जाता है, और मिंडनानो जो आपका है, यहाँ पर आपका वर्ल्ड की बहुत गहरी गहरी स्ट्रेट्स वगैरह भी हैं पैसिफिक की, मिंडनानो डीप वगैरह, ये भैया आपका आइलैंड यहाँ आ जाता है। वॉल्केनोज में आता है माउंट पिनाटिवो, ये वॉल्केनो है। हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एपो। मेजर रिवर्स में है कैगियान, और उसके साथ साथ में मिंडनाओ एक्सेट्रा। अब देखो भैया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने ऑपरेशन द्रोणगिरी और इंटीग्रेटेड जियोस्पेशियल डेटा शेयरिंग इंटरफेस JDI को रिलीज किया है। जियोस्पेशियल डेटा क्या होता है भैया? ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करती है, इवेंट्स या बाकी फीचर्स को डिस्क्राइब करती है, जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन से रिलेटेड होते हैं या फिर अर्थ के पास में होते हैं, जैसे कि सैटेलाइट इमेजरी, सेंसस डेटा, सोशल मीडिया डेटा। जियोस्पेशियल डेटा जो है उसको क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन रिसोर्स के तौर पे काउंट किया जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम ऑपरेशन द्रोणागिरी की बात करेंगे तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी
2022 के अंडर में आता है, जिसको जियो स्पेशियल इनोवेशन सेल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। पर्पस आ जाता है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज की पोटेंशियल एप्लीकेशंस को डेमोस्ट्रेट करना, इनोवेशंस को दिखाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स को इम्प्रूव करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना। पहला फेस का जो इसका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा उसमें यूपी, हरियाणा, असम आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है और महाराष्ट्र। ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट्स जो है ये आपके पोटेंशियल एप्लीकेशंस दिखाएंगे जियो स्पेशियल डेटा और टेक्नोलॉजी के 3 सेक्टर्स में। एक तो आ जाएगा एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रोजी रोटी यानी कि लाइवलीहुड्स, और तीसरा आ जाता है लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। जीडीआई की बात करेंगे, इंटीग्रेटेड जियो स्पेशियल डेटा शेयरिंग इंटरफेस की बात करेंगे, तो इस इंटरफेस को बिल्ड किया जा रहा है स्पेशियल डेटा को एसेसिबल बनाने के लिए एडवांस डेटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, प्राइवेसी प्रिजर्विंग फीचर्स का इस्तेमाल करके। ठीक है। इसे सीमलेस डेटा शेयरिंग, डेटा ड्रिवन डिसीजंस आपके इनेबल किए जाएंगे पब्लिक गुड के लिए, और उसके साथ साथ जियो स्पेशियल डेटा का यूज भी बढ़ाया जाएगा। नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 भी आ जाती है भैया हमारी। इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो इसको चलाया जाएगा जीडीपीडीसी के द्वारा, जो एपेक्स बॉडी बनेगी, जियो स्पेशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी के द्वारा। सर्वे ऑफ इंडिया ओवरआर्चिंग नोडल एजेंसी रहेगी इसके लिए। नेशनल डिजिटल ट्विन स्ट्रेटेजी इनिशिएटिव आ जाता है, और जियो स्पेशियल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनिशिएटिव इसके अंडर में ही आ जाता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पीपीपी प्लस पीपीपी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया है डायबिटीज को इंडिया में चेक करने के लिए। ये 2 टीयर का कोलैबोरेशन का मॉडल रहेगा, जहाँ पे इंडिया के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स यूनाइट करेंगे इंटरनली, ताकि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकें, साइमल्टेनियसली इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स के साथ में इंगेज भी कर सकें। इस मॉडल को वर्ल्ड डायबिटीज डेज यानी कि डे 14 नवंबर के दिन आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एक ग्लोबल ऑब्जर्वेशन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2006 में स्टार्ट किया गया था, और पहली बार इसको 1991 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, और इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब डायबिटीज को कहा जाता है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, एम है भैया। ये क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसीज है जो कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देती है, हाइपरग्लाइसीमिया जिसको कहा जाता है। ग्लूकोज कम हो जाता है आपका यूरिन के जगह, बहुत फ्रीक्वेंट यूरिन होती है। हार्मफुल कंपाउंड्स यानी कि कीटोन बॉडी शरीर के अंदर बनते हैं, इससे डैमेज हो सकता है हार्ट, ब्लड वेसल्स, आइज, किडनीज और नर्व्स को। इसमें मेजर टाइप्स आ जाते हैं। टाइप 1 जिसको जुवेनाइल डायबिटीज या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहा जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हमारी बॉडी में रहता है, जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है। टाइप 2 आ जाता है, मोस्ट कॉमन टाइप है, यूजुअली एडल्ट्स में आती है, जब बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है इंसुलिन के लिए, या फिर ज्यादा इंसुलिन नहीं बनाती। ठीक है। ये कई बार आपकी प्रेगनेंसी के दौरान भी डेवलप हो जाती है। ठीक है। 830 मिलियन लोग ग्लोबली डायबिटीज से सफर्ड हैं, 212 मिलियन लोग इंडिया में। ये खासकर लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में लोगों को ज्यादा होता है। और इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, जो कि बीटा सेल्स के द्वारा, जो पेनक्रियाज के होते हैं उनके द्वारा निकलता है। ये हमारे ग्लूकोज होमेस्टेसिस यानी कि उसको मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल भी निभाता है। अब उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अफ्स्पा को वायलेंस हिट एरियाज ऑफ मणिपुर में इंक्लूडिंग द जिरीबाम वहां पे लगा दिया है। ठीक है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एट अफ्स्पा 1958 डिस्टर्ब एरियाज में ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए लगाया जाता है। इसके हाइलाइट्स की बात करें तो देखो, सबसे पहले तो आपका कंसेप्ट आ गया डिस्टर्ब्ड एरिया का, कि ये क्या होते हैं। किसी भी स्टेट का एक पार्ट या पूरा स्टेट या पूरा यूनियन टेरिटरी को गवर्नर के द्वारा डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी के द्वारा या सेंटर के द्वारा, है ना। अगर आर्म्ड फोर्सेस सिविल पावर के साथ हैं, ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें आपका आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दी जाती हैं, यानी कि किसी भी इंसान के अगेंस्ट वो फायर ओपन कर सकते हैं अगर वो लॉ का उल्लंघन कर रहा है, अरेस्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं प्रीमाइसेस को विदाउट एनी वारंट। इसके साथ साथ आर्म्ड फोर्सेस को इम्यूनिटी भी दी जाती है। ठीक है। लीगल प्रोसीडिंग्स आप उनके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता है, एक्सेप्ट प्रीवियस सैंक्शन अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखी है तो। ठीक है। ट्रीटमेंट जो आपका अरेस्टेड पर्सन का रहता है, आर्मी अथॉरिटी जो है
वो किसी भी अरेस्टेड इंसान को ऑफिसर इंचार्ज जो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर स्टेशन होता है उसको तुरंत बिना किसी डिले के हैंडल करेंगी। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो असम के कुछ पार्ट्स आते हैं वहां पे है, नागालैंड में लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में लगा हुआ है। आर्म फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट 1990 आपका J&K में लगा हुआ है, ठीक है, वो अलग वाला पार्ट आ जाता है। इसके कंसर्न्स में अब्यूज ऑफ पावर, ह्यूमन राइट वायलेशन, रेप्स और सेक्सुअल असॉल्ट आ जाता है, जो कि काफी हद तक निराधार है। अब इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की बात करते हैं तो 1997 का एक केस है, नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स केस। कोर्ट ने ये बोला है, पावर टू कॉज डेथ इज टू बी एक्सरसाइज्ड अंडर डेफिनेट सर्कमस्टांसेस, यानी कि किसी को मारना है भैया तो भैया वो एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में ही होना चाहिए। फिर 2016 का आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन केस आता है। कोर्ट ने बोला कि आर्म फोर्सेस को आप इम्यून नहीं कर सकते, जो भी इन्होंने ज्यादतियां की हैं अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हुए डिस्टर्ब एरियाज में, आप उसको उसमें अगेंस्ट में इम्यूनिटी नहीं दे सकते, उनको भी आप जुडिशियल रिव्यू के दायरे में रख सकते हैं, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा ने की बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट्स को आपका एक्सेप्ट किया है। इन प्रोजेक्ट्स के द्वारा रिवर गंगा का कंजर्वेशन किया जाएगा, उसकी एक्वेटिक लाइफ का कंजर्वेशन किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपके एनवायरमेंटल फ्लो को मेंटेन किया जाना है चंबल में, सोन में, दामोदर और उसके साथ साथ टोन्स रिवर्स में। कंजर्वेशन किया जाएगा इंडेंजर्ड टर्टल्स का गंगा बेसिन में आपका उत्तर प्रदेश में। रिहेबिलिटिंग किया जाएगा स्पेसिफिक इंडेंजर्ड टर्टल स्पीसीज को और रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा हाईली थ्रेटन्ड टर्टल स्पीसीज को। एक स्पेशल मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग टूल भी नेशनल चंबल सेंचुरी में आपकी बनाई जाएगी। और एडवांस रेस्क्यू सिस्टम्स भी, जो डॉल्फिन्स आपकी स्ट्रैंडेड होती है, यहाँ वहां फंसी होती है गंगा रिवर के आसपास, उनको बचाने के लिए भी इसके अंडर में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। अब गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करें, जिनको प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका कहा जाता है, इनका हैबिटेट इंडिया में रहता है। इंडिया में ये आपकी गंगा से लेके ब्रह्मपुत्र से लेके बराक रिवर में फैली हुई है, नेपाल और बांग्लादेश में भी आ जाती हैं। ये फ्रेश वाटर एक्वेटिक स्पीसीज हैं। इसेंशियली ये आपकी ब्लाइंड होती हैं और ये अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं उनको एमिट करके हंट करती है, ठीक है। काफी थ्रेड्स हैं, ये फिशिंग गियर में फंस जाती हैं, जालों में पोचिंग होती है इनकी ऑयल के लिए, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट का, पेस्टिसाइड वगैरह का, ये सब मेजर इशू आ जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN ने इनको इंडेंजर्ड रखा हुआ है। अपेंडिक्स 1 में साइट्स ने रखा हुआ है, शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आ जाता है। इनको नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी घोषित किया गया है इंडिया का, ठीक है। और ये 22 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंडर में आ जाती हैं, जिनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट्स को प्रोवाइड कराया जाता है अंडर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी लगाया गया है भैया, गंगा रिवर डॉल्फिन और रिवराइन इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स भी आपके बनाए गए हैं इनके लिए प्रोटेक्टेड एरियाज के तौर पे, जैसे कि विक्रमशिला आ जाता है डॉल्फिन सेंचुरी बिहार की, इंडिया की सोल डॉल्फिन सेंचुरी। फिर हॉलमार्क की बात की जाएगी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS ने 4th फेज मैंडेटोरी हॉलमार्किंग का स्टार्ट किया है अंडर द हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स अमेंडमेंट ऑर्डर 2024। हॉलमार्किंग ऑर्डर के द्वारा सारी गोल्ड ज्वेलरी को हॉलमार्क दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो आपके 361 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको मैंडेटोरी हॉलमार्किंग में कवर किया गया है। हॉलमार्किंग एक एक्यूरेट डिटर्मिनेशन होता है, ऑफिशियल रिकॉर्डिंग होती है प्रोपोर्शनेट कंटेंट की, कि भैया प्रेशियस मेटल आर्टिकल्स में कितना आपका मेटल इंक्लूड किया गया। ये प्योरिटी की गारंटी होती है कंज्यूमर्स के लिए, प्रेशियस मेटल आर्टिकल्स के लिए। एट प्रेजेंट 2 प्रेशियस मेटल्स आपके आ जाते हैं, एक तो गोल्ड है, एक सिल्वर है, जिनको हॉलमार्किंग के अंडर में डाला गया, ठीक है। इसमें 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल HUID कोड होता है, 996 यानी कि प्योरिटी ऑफ गोल्ड की भी बोला जाता है, कितने कैरेट का गोल्ड है ये, और BIS का हॉलमार्क भी इसमें लगा रहता है। ओवरऑल वैसे 6 सीलें होती हैं इसमें। फिर हम बात करेंगे बोडोलैंड महोत्सव की। तो पहला बोडोलैंड महोत्सव इनॉग्रेट किया गया न्यू दिल्ली में, ठीक है। बोडो ट्राइब की लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए। अगर हम बोडोस की बात करें, इनके इनहेबिटेड एरियाज की बात करें, तो ये असम के लार्जेस्ट इंडिजिनियस कम्युनिटीज में से एक आ जाते हैं, जो असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में रहते हैं। इसमें आपका कोकराझार,
बक्सा, उदालगुड़ी और चिरंग डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। अब ये जो पूरा आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है, ये चलाया जाता है बोडोलैंड टर्मिनल टेरिटोरियल काउंसिल के द्वारा, जिसको 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश भी किया गया है। ये बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं, नेपाल में भी, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के दूसरे स्टेट्स में भी। बोडो लैंग्वेज की बात करें तो बोडो लैंग्वेज बिलोंग करती है तिब्बतो बर्मन फैमिली लैंग्वेज फैमिली को, जो कि आपके 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिस्टेड है। बोडो पीस अकॉर्ड 2020 का जो था, जो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम और बोडो ग्रुप्स के बीच में साइन भी किया गया था इस एरिया में शांति लाने। पिनाका वेपन सिस्टम की बात करते हैं। डीआरडीओ ने फ्लाइट टेस्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम के कंडक्ट कर लिए हैं। इसको डेवलप किया गया था आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे के द्वारा, जो डीआरडीओ का सब डिवीजन है, इन कोलैबोरेशन विद सर्टेन प्राइवेट प्लेयर्स जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड एंड लांसन एंड टर्बो LNT। ठीक है। पिनाका भैया क्या है, ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, यानी कि MBRL सिस्टम है। ये आपका 12 रॉकेट्स एक साथ दाग सकती है 44 सेकंड के अंदर, जो कि 700 इंटू 500 मीटर्स को कवर भी करती है। इसकी रेंज है 38 किलोमीटर, पिनाका 1 की थी, 60 किलोमीटर पिनाका 2 की थी, 75 किलोमीटर आपकी जो है वो पिनाका 3 की है, जो सबसे रिसेंट लेटेस्ट वर्जन। ठीक है। इसको आर्मेनिया खरीद चुकी है हमसे। ठीक है। फ्रेंच मिलिट्री के द्वारा कंसिडर भी किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम कंसेंट टू एस्टेब्लिश की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने आपका डुअल कंप्लायंस को हटा दिया है। डुअल कंप्लायंस किस चीज की थी, आपकी एक तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस की थी और दूसरा कंसेंट टू एस्टेब्लिश की थी। नई इंडस्ट्रीज को आपको सेटअप करना है तो डुअल कंप्लायंस की जरूरत नहीं है। नॉट पॉल्यूटिंग वाइट कैटेगरी की इंडस्ट्रीज को अब एनवायरमेंटल क्लियरेंस या फिर कंसेंट टू ऑपरेट CTO जो रहता है वो लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस है उनको CTE लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CTE को आपका लेना पड़ता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के अंडर। ठीक है। CTE आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लिया जाता है ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए जो एफ्लुएंट्स चार्ज करती हैं या पॉल्यूटेंट्स एनवायरमेंट में छोड़ती हैं। फिर बात की जाएगी सोलोमन आइलैंड्स के बारे में, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल है ना, जो कि 2 बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा है, जिसमें 300 साल पुराना है, वो पैसिफिक ओशन के सोलोमन आइलैंड्स के पास पाया गया। ये एक पूरा स्कैटर्ड आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो तो भैया आप सबको पता होगा, एक ऐसा ग्रुप ऑफ आइलैंड जो ज्योग्राफिकली सिमिलर होते हैं। ठीक है। माउंटेनियस आइलैंड्स हैं, ये आपके पहाड़ों से भरे हैं। लो लाइंग कोरल अटोल्स हैं, अटोल्स पता है ना, इस तरह के बन जाते हैं आपके, ऐसा बीच में आइलैंड्स बन जाते हैं, इसके बीच में पानी रहता है, लगून वगैरह रहता है। ठीक है। सोलोमन आइलैंड्स आपके साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर आपके क्या बोलते हैं, सेंटा क्रूज आइलैंड्स वगैरह हैं, ये सब भी आ जाते हैं। क्लाइमेट देख पा रहे हो भैया, ट्रॉपिकल है। ठीक है। टेम्परेट आपका जो टेम्परेचर इसका रहता है रेयरली एक्सट्रीम होता है। ठंडी ठंडी हवाएं आपके सराउंडिंग सीज वगैरह से जो है वो आ जाती हैं। फिशरीज और टिम्बर इन सब का एक्सपोर्ट किया जाता है, कोपरा का, पाम ऑयल का। ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है सोलोमन आइलैंड्स का। उसके बाद में बात करेंगे डोमिनिका, जिसकी कैपिटल है रोजायू। तो कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका जो है वो PM ऑफ इंडिया को ऑनर करेगी डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से। ठीक है। ये रिकॉग्निशन उनको COVID-19 पैंडेमिक में उनकी जो डेडिकेशन के लिए था और इन लोगों को जो हमने सपोर्ट भेजा था उसके लिए दिया जा रहा है। ये कॉमनवेल्थ का मेंबर है 1978 से। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये लेसर एंटिलीज का पार्ट आ जाता है, जो कि ईस्टर्न कैरिबियन सी में पड़ता है। यानी कि कैरिबियन आइलैंड्स का आप उसको पार्ट समझ सकते हैं। कैरिबियन आइलैंड्स में ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज 2 पार्ट्स आ जाती है। ये एकमात्र ऐसा आइलैंड आता है जिसका लार्ज और डिस्टिंक्टिव ग्रुप ऑफ कैरिब इंडियंस जो है वो यहाँ पाए जाते हैं। इसका रिलीफ ये वॉल्केनिक ओरिजिन का है ना। न्यूमरस यहाँ पे वॉल्केनिक वेंट्स पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स पाई जाती हैं। एल्यूवियल सॉइल यहाँ काफी ज्यादा पाई जाती है, वॉल्केनिक सॉइल भी पाई जाती है। हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट डेब्लूटेंस और उसके साथ साथ में माउंट रॉयस पिटॉल।
अमृत मिल्लर के साथ में क्या हुआ है कि बीएसएनएल ने इंडिया का पहला डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी को लॉन्च किया है। ये एक मेजर इवेंट है सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को एवरीडे कंज्यूमर्स के लिए एक्सटेंड करने का, जो सिर्फ पहले हमारे इमरजेंसी या फिर मिलिट्री यूज के लिए किए जाते है ना। हमारे कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी आ जाते हैं, एएसटी स्पेस मोबाइल, लिंक ग्लोबल कॉन्स्टलेशन ग्लोबल आ जाता है, स्पेस एक्स स्टार लिंक जो है, ये सभी डीटीडी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। इसकी वर्किंग की क्या सिस्टम है, इसके अगर प्रिंसिपल की तरफ देखें तो सैटेलाइट्स क्या करती हैं, सैटेलाइट्स स्पेस में एक स्पेस टावर की सॉरी सेल टावर की तरह एक्ट करती है। ठीक है, स्पेस में जो बाईपास कर दी है उस पर्टिकुलर नीड को जो टेरेस्ट्रियल सेल टावर्स को चाहिए होता है कि भैया उसकी नीड को हटा देती ट्रेडिशनल मोबाइल कनेक्टिविटी, है ना। यानी कि सैटेलाइट जो ऑर्बिट में होती हैं उनको यूज करती हैं ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल्स को डायरेक्टली डिवाइसेस जो आपके ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ ऐसे। ठीक है, नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क यानी कि NTN टेक्नोलॉजीज में आ जाती है, सीमलेस टू वे कम्युनिकेशन डिवाइसेस और सैटेलाइट्स के बीच में इस्तेमाल किया जाता है। तो बीएसएनएल का जो है आपका पियासेट्स जियो स्टेशनरी एल बैंड सैटेलाइट जो है, जो 36,000 किलोमीटर आपके ऊपर सिचुएटेड हैं, वो ग्राउंड पे सेल टावर्स की नीड को खत्म कर देंगी, जिसको रिमोट कवरेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अगर हम वर्ल्ड एनर्जी इंप्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 को देखें तो वर्ल्ड एनर्जी इंप्लॉयमेंट 2024 की रिपोर्ट को रिलीज किया है IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। ग्लोबल एनर्जी इंप्लॉयमेंट ने आउट परफॉर्म किया है ब्रॉडर लेबर मार्केट ट्रेंड्स को 2023 के। ठीक है, क्लीन एनर्जी जो है ये प्राइमरी इंजन रहा है ग्रोथ जॉब ग्रोथ का। इंडिया की एनर्जी जॉब्स आपकी 8.5 मिलियन के आसपास आ जाती हैं, यानी कि 1.5% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट 2023 में। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयमेंट हमारा 566 मिलियन का है। इंडिया का एनर्जी सेक्टर बाकियों की तरह ये भी इनफॉर्मल लेबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एनर्जी वर्कफोर्स जो है क्लीन एनर्जी के मामले में ये आपकी अभी फर्दर ग्रोथ देखेगी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जितने ज्यादा लगाए जाए। उसके बाद एवियन बॉटलिज्म की बात करते हैं। एवियन बॉटलिज्म को रीजन समझा जा रहा है जब आपकी मास डेथ हुआ था बर्ड्स का सांभर लेक की विसिनिटी में राजस्थान। ये सीरियस न्यूरोमस्कुलर डिसीज है। ये एक पर्टिकुलर टॉक्सिन के द्वारा होता है जो आपका एक पर्टिकुलर बैक्टीरियम क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनियम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। फेवरेबल कंडीशंस भैया इसके लिए क्या रहता है, सबसे पहली बात तो ये है कि पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। ठीक है, आपका एनॉक्सिक ऑक्सीजन डिप्राइव्ड कंडीशन होनी चाहिए, बैक्टीरियल सबस्ट्रेट पाए जाने चाहिए डिकेइंग प्लांट्स एल्गी या एनिमल वर्ड्स में, और ट्रांसफर आपका ह्यूमन और पेट्स के अंदर हो सकता है अगर आप इन्फेक्टेड फिश या बर्ड्स वगैरह खाते हैं तो। ऑपरेशन सागर मंथन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने 700 kg का मेटम्फेटाइन, यार क्या बोलते हैं इसको कई बार नाम भूल जाता हूँ भैया। ठीक है, मेथाम्फेटामाइन जो है उसको ऑपरेशन सागर मंथन के अंदर में पकड़ा है। ये एक पावरफुल हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन NCB के द्वारा लॉन्च किया गया था, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, इन कोऑर्डिनेशन विद इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड नार्कोस वगैरह। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव है ड्रग ट्रैफिकिंग को मैरीटाइम रूट्स में चेक करना, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट वगैरह हैं, और उसके साथ साथ नशा मुक्त भारत अभियान 2047 का विजन को रियलाइज कर। कोडोमिलेट की बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है पैस्पेलम स्कोबाइक्यूलेटम। ठीक है, कोडोमिलेट को खाने के बाद मतलब इसको एक रीजन समझा जा रहा है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ का जो आपका टाइगर रिजर्व आ जाता है, यहाँ पे कुछ एलिफेंट्स जो हैं, वाइल्ड एलिफेंट्स जो हैं, उन्होंने कोडोमिलेट को खाया और उनकी मृत्यु हुई, ऐसा समझा जा है ना। इसको कोडरा भी कहा जाता है, इसको वरागू भी कहा जाता है इंडिया में, और बहुत सारे ट्राइबल्स इसको कंज्यूम भी करते हैं। इसमें डाइटरी फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, अस्थमा क्योर करने के लिए इसको यूज किया जाता है, माइग्रेन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट अटैक के लिए, डायबिटिक हार्ट डिसीज के लिए, और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स के लिए इसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये भैया ड्रॉट टॉलरेंट होता है, सूखे का ज्यादा असर नहीं पड़ता है, हाई यील्ड पोटेंशियल है, बेटर स्टोरेज प्रॉपर्टीज हैं, ये वार्म और ड्राई क्लाइमेट्स में अच्छे से उगता है, खासकर डेक्कन रीजन में, और
आपका रेनफॉल के बाद में अगर आप इनको एडजस्ट करते हैं तो फिर उससे एडवर्स हेल्थ कंडीशंस भी हो सकती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करते हैं। नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व किया गया नवंबर 16 को। पीसीआई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट को भैया सेलिब्रेट किया गया। 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था। इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट 1965 में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फर्स्ट प्रेस कमीशन। इमरजेंसी के दौरान 1975 में भंग कर दिया गया और नया एक्ट लाया प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 द्वारा। इसको 1979 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया। इनका काम है प्रेस फ्रीडम को प्रिजर्व करना, हाई स्टैंडर्ड जर्नलिज्म इन इंडिया को मेंटेन करना। इसमें एक चेयरमैन होता है जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और 28 मेंबर्स। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। एक कैट स्नेक होता है, वो बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो है वो देखा गया। कहा गया भैया? हाँ, हीरा। ठीक है। कॉमन कैट स्नेक या फिर इसको बोला जाता है बोएगा ट्रिगोनेटा। ठीक है। ये थोड़ा सा कम जहरीला होता है, बाकी स्नेक स्पीसीज के कंपैरिजन में एक्सट्रीमली रेयर भी माना जाता है। अब वाल्मीकि नेशनल पार्क यानी कि ये जो पूरा आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आ जाता है, ये 18th टाइगर रिजर्व है हमारे देश का और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व। 1976 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। टाइगर रिजर्व 1990 में घोषित किया गया। ये हमारे हिमालय के तराई फॉरेस्ट का ईस्टर्न मोस्ट लिमिट भी बनाता है। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ से आपकी गंडक रिवर फ्लो करती है, पंडई रिवर फ्लो करती है, मनोर भी फ्लो करती है, बरहा होगी, मसान होगी, भापसा वगैरह है। टाइगर, स्लॉथ बेयर, लेपर्ड, इंडियन बाइसन, हाइना, वाइल्ड वाइल्ड डॉग्स वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ पर साल के पेड़ मिलेंगे, टीक के, बैम्बू के, सैमल के, खेर के, ये सारे पेड़ भैया यहाँ पे मिल जाते। फिर बात करेंगे सेनेटोरा प्लांट्स की। तो तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक्सपेरिमेंट किया है कि इनवेसिव प्लांट्स जो मुडुमलाई टाइगर रिजर्व एमटीआर में पाए जाते हैं उनको भैया हटाया जाएगा। ठीक है। ये बेसिकली पाए जाते हैं सेंट्रल अमेरिका में। ठीक है। और थोड़े से सूखे इलाकों में ज्यादा रहते हैं, ग्रासलैंड्स में ज्यादा पाए जाते हैं। ओपन ग्रासलैंड जो आपके एमटीआर के हैं, जो लोकल वाइल्ड लाइफ के लिए जरूरी है, एलिफेंट्स के लिए, डियर्स के लिए, इंडियन कोर के लिए, वहां पे ये कब्जा जमा के बैठे हैं। ठीक है। इन्वेसिव स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज होती है जो कि नॉन नेटिव होती है, उस जगह की लोकल नहीं होती है, एलियन होती है उस इकोसिस्टम की, है ना। और इसके इंट्रोडक्शन से आपका इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल हार्म क्रिएट हो जाते हैं, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, है ना। लेंटेना कैमेरा हो गया, प्रोस्पिस जोली फ्लोरा वगैरह हो गया, ये सब इंडिया में बहुत पाए जाते हैं। फिर हम बिरसा मुंडा जी की बात करेंगे। 1875 टू 1900, 25 साल का जीवन काल इनका रहा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक स्पेशल पोस्टेज स्टैंप इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी पे लागू किया है, जो कि आपका जनजातीय गौरव दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। अब देखो, इनका जन्म 1875 में हुआ था एक रिमोट गांव में। उसका नाम है उलीहाटू, जो कि कुंती डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, मॉडर्न झारखंड में। इनको धरती आबा के नाम से भी बुलाया जाता है, यानी कि फादर ऑफ द अर्थ। ट्रेडिशनल ट्राइबल कल्चर को रिवाइव किया। इनिशियली इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था क्रिश्चियन स्कूल में, लेकिन फिर इन्होंने वापसी की और उसके एक नए पंथ को जन्म दिया जिसको वीर सैत कहा जाता है, और इनको इनके फॉलोअर्स के द्वारा भगवान बुलाया जाता है। प्रेयर के ऊपर फोकस दिया, अल्कोहल से दूर रहिए और भगवान पर विश्वास रखिए। इन्होंने उलू गुलान चलाया था, जिसको द ग्रेट टुमुल्ट या ग्रेट रेबेलियन कहा जाता है। लैंड इंक्रोचमेंट और फोर्स्ड लेबर पॉलिसीज जो ब्रिटिश राज की थी उसके अगेंस्ट में। ठीक है मित्रों, देखो भैया सीधी सी बात है, करंट अफेयर्स ज्यादा हो गए हैं, मुझे पता है भैया, करंट अफेयर का नेचर मुझे पता है। मैं इनको मिनिमम करने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर करंट अफेयर है उनका नंबर भी कम रहे, नंबर के साथ साथ किसी पर्टिकुलर करंट अफेयर में लाइंस भी हमारी कम से कम रहे। लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूपीएससी इंपॉर्टेंट कंसिडर करती है। चाहे आप सीडीएस की बात करें, एनडीए की बात करें, सीएपीएफ, एसी की बात करें, या फिर आप एफकेट जैसे लो एग्जाम की बात भी कर सकते हैं। इन सब में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स की वीकली सीरीज को फॉलो करते रहिए। इसके साथ साथ जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज आई है मंथली वाले एमसीक्यूज वगैरह, आप उनको भी फॉलो करते रहिए। करंट अफेयर्स का काम आपका सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है। बस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ये सब हेल्प करते हो तो कमेंट करके भैया अपने विचारों को भी प्रस्तुत कर सकते हैं अच्छे तरीके से आप। बस इतना ही कहना था। जय हिंद टू यू ऑल।